हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये लेक्चर सॉइल मैकेनिक्स के मैराथन का दूसरा पार्ट होने वाला है। आई होप कि आपने पहले पार्ट को देख लिया होगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे अगले लेक्चर्स में क्लियर कर सकूं। ठीक है? तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अभी नए जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक जो है उस क्लास को नहीं देखा है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले उस क्लास को देख लें, जिससे कि उनको जो है आई की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं जो है इंजीनियरिंग जो है, जो पूरी इंजीनियरिंग है, ना सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे समझने में कहीं न कहीं छोटा-मोटा दिक्कत आएगा। और क्योंकि मैंने जो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको उस समय समझा दिया था, तो इसमें अगर वो चीज़ें आएँगी तो मैं वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ठीक है? मैं वहाँ पे उन चीज़ों को बस एज़ यूजुअल जो है बता के आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है? तो ये चीज़ है। और अगर बात करें इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, तो इस क्लास में हम कंपैक्शन और कंसोलिडेशन को पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी को, फिर हम पढ़ेंगे अपने इफेक्टिव स्ट्रेस को, उसके बाद हम लोग फ्लो नेट के बारे में जानेंगे। तो ये 5-6 टॉपिक जो है हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? और इसके बाद जो है आपका एक और पार्ट आएगा सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें हम जो है शियर स्ट्रेस को पढ़ेंगे, फुटिंग को पढ़ेंगे, फाउंडेशन को, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, और साथ-साथ जो भी सॉइल स्टेबलाइजेशन और सॉइल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो भी छोटे-मोटे चीज़ें हैं, उन्हें हम जानेंगे। ठीक है? तो बेसिकली 3 वीडियोज़ में आपका सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ-साथ एक छोटा-सा अपडेट देना था, वो ये कि जिन भी मेरे दोस्तों ने सेल ओसीटीटी का फॉर्म भरा था, ठीक है? ऑब्वियसली आपको पता होगा, मैंने बताया भी था अपने इस चैनल पे भी बताया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ पोस्टें निकली हुई थी। ठीक है? तो आई होप कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने भरा होगा। तो मैंने भी फॉर्म फिल किया था। ठीक है? तो उसका जो है आपको जो है एडमिट कार्ड आ गया है। तो आई होप कि आपने चेकआउट कर लिया होगा कि आपका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ गया है, और आप लोग जो है जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं उन्हें अब आप क्या कर रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसी मंथ में अगर आप देखें तो इसी मंथ के आस-पास में आपका इसरो का भी एग्ज़ाम हो गया है। इसके साथ-साथ आपका सेल वाला भी एग्ज़ाम आ गया है और एसएससी जेईई भी है ही लाइन में। ठीक है? तो काफ़ी सारी काफ़ी सारी एग्ज़ामिनेशंस हैं इसी मंथ के आसपास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मंथ। इसमें आप बढ़िया से हर चीज़ को जो है रिवाइज़ करते हुए चलिएगा और चीज़ों को सीखते हुए चलिएगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे पहले जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन में और बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो देखिए सॉइल जो है वो एक कंप्रेसिबल मटेरियल है। कंप्रेसिबल मतलब ये कि अगर आप उस पे प्रेशर लगाएँगे तो उसके वॉल्यूम में जो है डिक्रीमेंट होगा। ठीक है? उसके वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज़ आएगा, मतलब वो कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है, हम सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी है उसे हम 2 फॉर्म में क्या कहते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कंपैक्शन और दूसरा है कंसोलिडेशन। तो कंपैक्शन क्या होता है अगर हम बात करें, तो इट इज़ रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ एयर। अगर अगर आपका जो है सॉइल में से जो एयर है, अगर वो निकल रहा है, ठीक है? अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं किसी भी सॉइल पे, आपने फ़ोर्स लगाया और उस फ़ोर्स की वजह से उस सॉइल में से जितना भी एयर था, अगर वो एक्सपल हो रहा है, मतलब वो बाहर निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि भैया हमारा सॉइल क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं कंसोलिडेशन की, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। मतलब कि अगर आपके सॉइल का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के निकलने की वजह से। ठीक है? अगर आपके सॉइल में से वाटर के निकलने की वजह से आपके वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है? और ये जो कंपैक्शन होता है ना मेरे भाई, जो कंपैक्शन होता है वो हमेशा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली अगर आप बात कर रहे हैं तो या तो आपका सॉइल ड्राई होना चाहिए, ठीक है? या तो आपका सॉइल ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज़ पार्शियली सैचुरेटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सैचुरेटेड सॉइल होगा तो वहाँ पे सारे वॉइड्स में वाटर भरा होगा, और वाटर भरा होगा तो मतलब कि वहाँ पे एयर है ही नहीं, तो एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा ही नहीं, है ना? तो कहीं न कहीं कंसोलिडेशन में आ जाएगा। तो इसलिए जो है आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सॉइल जो है वो या तो ड्राई होना चाहिए, अदर ये होना चाहिए, पार्शियली सैचुरेटेड होना चाहिए।
उसके बाद हम बात करते हैं अगर कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन में जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमेशा जो सॉइल है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अभी भी मैंने आपको समझाया कि फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होगा तो एक्सपल्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, उससे पहले कॉम्पैक्शन होगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम इसे सीरीज़ में बैठाएं तो सबसे पहले अगर कोई सॉइल है तो उसको जब आप प्रेशर लगाएंगे तो आपका कॉम्पैक्शन होगा, यानी कि एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा, और उसके बाद जो है उसमें एक्सपल्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले कॉम्पैक्शन होता है फिर आपका कंसोलिडेशन होता है। जो कॉम्पैक्शन होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस फेनोमेना होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप डायनामिक लोड लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा और बेसिकली आपने घर में देखा होगा, अगर आपके घर में कभी काम हुआ होगा तो जो है हम लोग सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए दुरमुस से एक ये होता है, दुरमुस होता है, जिसे हम उठा के बार बार इम्पैक्ट करते हैं अपने अर्थ पे, जिससे कि जो सॉइल होता है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। और फिर उसके ऊपर हम लोग सैंड डालते हैं, सैंड और फ्लोरिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सैंड और फिर ये डालते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिक के ब्लास्ट बना के डालते हैं और फिर उसे भी कॉम्पैक्ट करते हैं। तो आपने चीज़ें देखी होंगी, तो कॉम्पैक्शन उसे ही कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डायनामिक लोडिंग करते हैं, डायनामिक लोडिंग के थ्रू जो है अपने सॉइल में जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें आप तत्काल में ही जो है, अगर आप तत्काल में लोडिंग करेंगे तो तत्काल में जो है आपको रिडक्शन इन वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें कंसोलिडेशन की, तो ये एक टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना होता है। इसमें जो है काफ़ी समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज आपने लगा दिया तो आज में देखने को मिल जाएगा। ये जो है बाय स्टैटिक लोड होता है, मतलब कि आप जो है ना अगर सॉइल पे काफ़ी लंबे समय के लिए स्टैटिक लोडिंग लगा के रखे हुए हैं तो विथ टाइम जो है आपके सॉइल में क्या होगा, रिडक्शन होगा वॉल्यूम में, सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छी खासी मतलब अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बारे में जानना। इसके बाद हम बात करते हैं एक छोटे से फॉर्मूला के बारे में जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा वी बाई 1+W। ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, पहले ही चैप्टर में बताया था ऑब्वियसली। उसके बाद हम देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे बेसिकली ये चैप्टर जो है कॉम्पैक्शन के लिए डेडिकेटेड है। इसके अगला वाला जो चैप्टर है वो कंसोलिडेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो कॉम्पैक्शन में जो है ना हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें जो है हम लोग प्रॉक्टर टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉक्टर टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं ना, प्रॉक्टर टेस्ट में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे अगर कोई सॉइल है, लेट्स से कि कोई सॉइल है और उस सॉइल में हमने क्या किया, ये सॉइल है, तो इस सॉइल में अगर आप किसी तरह से वाटर कंटेंट को बढ़ाएं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपका सॉइल था इनिशियल कंडीशन में, इसका क्या था, वैल्यू था गामा D1, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में इसका क्या था, वैल्यू था, ड्राई डेंसिटी की थी गामा D1, और वाटर कंटेंट इसमें कितना था, लेट्स से W1 था, ठीक है। बट अगर आप जो है इस W की वैल्यू को अगर आप किसी तरह से इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक जो आपका गामा डी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब आपकी जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज ऑफ वाटर कंटेंट। अगर आप वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो आपका ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज होता है एक सर्टन लिमिट तक, जिसे हम क्या कहते हैं, OMC कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो OMC होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है उस वाटर कंटेंट का जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गेन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो है कहीं ना कहीं जो है सॉइल जो है फिर से सॉइल के वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होने लगेगा, ठीक है, सॉइल के वॉल्यूम में नहीं, सॉरी, सॉइल के ड्राई डेंसिटी में डिक्रीमेंट होने लगेगा, ठीक है, आफ्टर क्या बोलते हैं, अ पर्टिकुलर लिमिट दैट इज कॉल्ड OMC, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सॉइल का OMC कितना है, जिससे कि हम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गेन कर सकें, जिससे कि हमारी सॉइल जो है और अच्छे से कंपैक्ट हो सकती है और हम उसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि OMC के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट जिस पे जो है आपको मैक्सिमम गामा डी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये अगर हम इसे ये डिवाइड करें तो ये जो है इसे हम कहते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। क्या कहते हैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम इस पार्ट को, और इस पार्ट को हम लोग, इस ग्राफ के इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेट ऑफ ऑप्टिमम। क्या कहते हैं, वेट ऑफ ऑप्टिमम। इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, इसके बारे में, मतलब ये जो ग्राफ है इसके बारे में हमने जाना। इसमें देखिए अब क्या बताया जाता है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अपने सॉइल पे कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हैं, कंपैक्टिव एफर्ट इन द सेंस ऑफ कि क्या, आप जो है उसमें लोडिंग कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से मैकेनिकली जो है उसे कंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेजर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई टू सॉइल मास। अगर आप किसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी जो है उसे अप्लाई कर रहे हैं अपने सॉइल पे, तो आपका क्या हो रहा है, कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ रहा है। कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, OMC आपका घटेगा। ऐसा क्यों, तो आप देखिए क्योंकि आपने कंपैक्टिव एफर्ट दिया है
है ना। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट देने की वजह से आपका गामा डी जो है वो खुद ही मतलब अपने आप ही कुछ इस लेवल पे पहुंच गया होगा, है ना। भाई आप इनिशियली इतना था, आपने कुछ अलग से अपनी तरफ से कॉम्पैक्ट कर दिया, तो गामा डी का वैल्यू जो गामा डी वन यहाँ पे था वो कुछ इंक्रीज हो गया, गामा डी टू यहाँ पे हो गया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट अभी इतना ही रह गया हम लोग का। तो अब अगर हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम लोग इसे जो है मतलब इसमें हम वाटर कंटेंट बढ़ा के अच्छे से गामा डी मैक्स लाने की कोशिश करेंगे, तो जो है आपको कम वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो आपने पहले से कंक्लूड ये कर लिया है, गेन कर लिया है। तो अब जो है बस आपको इतना ही तो गेन करना है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो गामा जो OMC है वो क्या हो जा रही है, घट जा रही है। ठीक है ना, OMC की वैल्यू क्या हो रही है, अब घट जा रही है। जो पहले यहाँ पे यहाँ पे हमें W मिल रहा था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो अगर आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाएंगे तो आपकी OMC क्या होगी, घटेगी। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप जो है कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ा रहे हैं तो जो आपका कर्व है ना मेरे भाई, जो आपका कर्व है वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है। तो इसे भी पीछे की तरफ और अपवर्ड, मतलब पीछे और अपवर्ड, देख रहे हैं ना, पीछे भी है इस क्या बोलते हैं कर्व के पीछे भी है ये वाला कर्व, और क्या बोलते हैं अपवर्ड भी है, इससे ऊपर भी है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ होता है जीरो एयर वॉइड लाइन। ये लाइन जो है ना मेरे भाई, जिसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, यही है जीरो एयर वॉइड लाइन, जिसे मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जीरो एयर वॉइड लाइन ये क्या होता है ना, तो इसे हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अचीव बिकॉज ऑल एयर वर्ड्स कैन नॉट बी एवर रिमूव्ड। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी हम ना अपने सॉइल में से एयर जो है फुल्ली एयर को मतलब कुछ पार्टिकल्स कुछ मतलब बच जाता है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है लेकिन बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कहा गया है कि कभी भी जो है जीरो एयर वॉइड लाइन हम क्या कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई, स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट के बारे में जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया था, वही चीज़ है कि पहले जो है एक सॉइल था जिसका जो है OMC इतना था, OMC1 इतना था, गामा डी कुछ इतना था। फिर हमने क्या किया, कुछ हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाला, है ना। कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाला तो क्या हो गया, सॉइल का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, मतलब जो OMC का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जो आपका गामा डी का वैल्यू होगा वो क्या हो गया, और बढ़ गया। ठीक है, गामा डी का वैल्यू मतलब हमें ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और इसके साथ साथ आप देखिए कॉम्पैक्टिव एफर्ट का एक ये होता है, क्या कहते हैं, कॉम्पैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है, तो स्मॉल n इंटू कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n इंटू कैपिटल N WH अपॉन V। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, तो इस यहाँ पे जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स। जो कैपिटल N है वो क्या है, ये है नंबर ऑफ ब्लोज। यानी कि जब आप जो है प्रॉक्टर टेस्ट करेंगे, तो प्रॉक्टर टेस्ट में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें क्या होता है ना, एक सिलेंडर होता है जिसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 945 सेंटीमीटर की होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सॉइल को जो है लेयर बाय लेयर भरते हैं। अगर वो आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है तो उसमें हम 3 लेयर्स में भरते हैं, और अगर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है तो उसमें हम 5 लेयर में भरते हैं। तो ये जो लेयर है ना, इसका नंबर इसे हम n से दिखा रहे हैं, और इस हर एक लेयर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इसका भी वैल्यू जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इस कैपिटल N से। तो N W क्या है, तो ये जो W है ना, ये आपको दिखा रहा है वेट ऑफ हैमर। जब आप इसको करेंगे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट कर लेंगे इस पूरे सिस्टम को, तो इसके बाद जो है आप इस पर हैमरिंग करेंगे, है ना, ताकि आपको पता चल सके कि इसका कॉम्पैक्टिव एफर्ट पड़ने पे कितना ये हो जा रहा है। तो उसे जो है हम लोग उस हैमर के वेट को यहाँ से W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो H है वो हाइट है कि आप कितने ऊपर से उस हाइट को उस हैमर से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, या फिर आप सिलेंडर भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें कर रहे हैं तो उतना ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कितना है, स्मॉल n इंटू कैपिटल N NWH अपॉन V, है ना, NWH अपॉन V। अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया था मेरे भाई, सॉरी, ये देखिए कॉम्पैक्शन टेस्ट में एक है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एक है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इसके अलावा भी 2 और होते हैं जिससे जो है बहुत ज़्यादा मतलब लगभग सेम होता है, कोई इसमें ऐसा इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो आप ये कर सकते हैं, मुझे उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा क्या, हर क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि क्या बोलते हैं उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कुछ, 1 मिनट में आपको नाम याद करके बता। हाँ, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो आप ये भी कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है उसकी लगभग जो वैल्यूज होती है किसके बराबर होती हैं, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के बराबर होती हैं। ठीक है, और ये जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है इसकी जो वैल्यूज होती है वो हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लगभग बराबर होती हैं, है ना। तो ये जो है नई, ये पुरानी मेथड्स हैं, ये जो है नई मेथड्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आपको यही हैं, बस आपको याद रख लेना है। नाम बस आप कह सकते हैं कि आपको नाम एक ज़्यादा याद रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वॉल्यूम अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना होता है इन टेस्ट में, तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है 944 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मैंने आपको बताया था अभी भी 944-45 सेंटीमीटर क्यूब होता है इनकी वॉल्यूम। आप अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लगभग जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना, क्योंकि ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये जो फिगर है ये जल्दी याद हो जाता है बच्चों को, या फिर मुझे किसी को भी जल्दी याद होता है इन कंपेरिजन ऑफ 944 के। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड में हम 3 रखते हैं और मॉडिफाइड में हम 5 रखते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज की बात करें तो हम जो है हर ईच लेयर को जो है 25-25 ब्लोज में क्या करते हैं, हिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ फ्री फॉल की, जो हमारा हैमर उसे हम कितने ऊंचाई से कितने ऊंचाई से गिराएंगे, तो वो कितना है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 12 इंच, यानी कि आप कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में तो होता है 18 इंच, यानी कि लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो 30, 45, 12, 18 आसान है याद रखना। वेट ऑफ हैमर की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आपका जो वेट होता है वो लगभग होता है 2.5 किलो के, है ना, लगभग होता है 2.5 किलो के, या फिर याद रख सकते हैं 2.495 kg। और अगर हम बात करें मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में तो लगभग होता है 4.5 किलो। ठीक है, 4.54 kg। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पैक्टिव एफर्ट की, कि मतलब इस टेस्ट में हम कितना कॉम्पैक्टिव एफर्ट पा रहे हैं, कि मतलब एक ब्लो में दे पाते हैं, और कितना कॉम्पैक्टिव एफर्ट दे पा रहे हैं, और इसमें हमें कितना कॉम्पैक्टिव एफर्ट हम दे पाते हैं। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की तो लगभग जो है हम लोग 600 किलो जूल पर मीटर क्यूब हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट दे पाते हैं। बल्कि अगर हम बात करें मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की तो इसमें जो है हम लोग कितना लगभग 2700 किलो जूल पर मीटर क्यूब का जो है कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट का जो रेशियो होता है ना, जो इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट्स का जो रेशियो है वो कितना होता है 4.5 का होता है। मॉडिफाइड अपॉन, अगर आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, मॉडिफाइड अपॉन अगर आप स्टैंडर्ड करेंगे कॉम्पैक्टिव एफर्ट का वैल्यू तो ये हमेशा जो है क्या होगा 4.5 होगा। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा है। तो आपको ये सब चीज़ें कम क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये एक मैंने चार्ट, मतलब वो जो हमारा ये था कॉम्पैक्शन ग्राफ था, इसे हम कॉम्पैक्शन ग्राफ कहते हैं, जो हमारा कॉम्पैक्शन ग्राफ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है अलग अलग सॉइल्स के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है वो जैसे मैंने आपको ग्राफ बना के दिया था ना, वो ग्राफ है, यहाँ पे इसका OMC है, यहाँ पे इसका OMC, यहाँ पे इसका OMC, इस तरह से हमें मिलता है सबका। ठीक है, गामा डी हमें यहाँ पे मैक्सिमम इसका मिल रहा है, फिर इसका इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करें, क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ बना के दे दे और कहे कि बताओ ये सॉइल ए है, ये सॉइल बी है, ये सॉइल सी है, तो इनमें से जो है ये कौन सा सॉइल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं इसके हेल्प से कि देखिए क्या कि ये जो सॉइल है इसका गामा डी हमें मैक्सिमम मिल रहा है किस पे, बहुत कम वाटर कंटेंट पे, है ना, बहुत कम वाटर कंटेंट पे हमें जो है इसका गामा मैक्स मिल जा रहा है, गामा डी मैक्स मिल रहा है। मतलब कि सॉइल कैसा है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, कैसा है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। ठीक है, अगर क्ले होता तो ऑब्वियसली उसमें हमें क्या लगता है, वाटर ज़्यादा लगता है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अगले ग्राफ की। तो सबसे अच्छा तो हमें इसमें मिल रहा है, उसके बाद जो है ये सॉइल है जो कि जिसका जो है हमें इसके नीचे हमें ग्राफ मिलता है। ठीक है, वेल ग्रेडेड के नीचे हमें ग्राफ मिल रहा है, कौन है, तो वेल ग्रेडेड सैंड है। ठीक है, उसके बाद हमें लो कंप्रेसिबल सिल्ट का मिलता है, फिर हमें लो कंप्रेसिबल क्ले का मिलता है, फिर हमें हाई कंप्रेसिबल क्ले का मिलता है। तो आप देख सकते हैं जैसे साइज में होता है ना वैसे ही साइज में डिफर कर रहा है, बड़े से होके छोटे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। जो आपका लो प्लास्टिक सॉइल होता है ना वो जो है मोर हायर जो है कॉम्पैक्शन ले पाता है इन कंपेरिजन ऑफ हाई प्लास्टिक सॉइल के। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे कि लो प्लास्टिक और हाई प्लास्टिक में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट हो सकता है तो आपको बताना है कि जो आपका लो कंप्रेसिबल सॉइल है, ठीक है, जो लो प्लास्टिक सॉइल है, सॉरी, जो आपका लो प्लास्टिक सॉइल है वो ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस हो सकता है इन कंपेरिजन ऑफ हाई प्लास्टिक सॉइल के, है ना। चलिए, अब आपको जानना है बल्किंग ऑफ सैंड, बहुत मतलब तुच्छ सा टॉपिक है जो हम सभी को पता है क्या कि जो आपका सैंड होता है उसका वॉल्यूम जो है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट पे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है, ये किस वजह से होता है, तो ड्यू टू आप कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, जो वाटर हम डालते हैं सैंड में वो क्या करता है, वो सैंड के हर पार्टिकल्स के ऊपर जो है एक लेयर बना देता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होती हैं वो एक दूसरे को धकेल के अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेती है, जिसे हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो 4 से 5% के वैल्यू पे, ठीक है, 4 से 5% के वाटर कंटेंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है, कितना, तो 20 से 40% इंक्रीमेंट ऑन वॉल्यूम। ठीक है,
4% के वाटर कंटेंट पे हमें जो है 20 से 40% का जो है वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल जाता है। तो इसे भी आपको जानना है। इसके बाद हम बात करते हैं सूटेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट की, मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉइल्स के लिए अलग अलग कंडीशंस में हमें जो है किन इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए या फिर कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव होंगे, उनके बारे में यहाँ इस टेबल में बताया गया है। क्या है देखिए, सबसे पहले है रेमर और टेम्पर। तो रैमर और टेम्पर जो है ना वो हर सॉइल के लिए मतलब ये होता है, हर सॉइल्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ प्रोजेक्ट की, तो इन कन्फाइंड एरियाज सच एज फिल्स बिहाइंड रिटेनिंग वॉल्स, बेसमेंट एंड ट्रेंचेस, यानी कि रिटेनिंग वॉल्स, बेसमेंट और ट्रेंचेस के लिए जो है हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका, रैमर और टेम्पर का। इसके बाद हम बात करते हैं शिप फुट रोलर की। तो शिप फुट रोलर जो है हम इसे जो है सॉफ्ट सॉइल या फिर क्लेई सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोर ऑफ अर्थन डैम के लिए, अर्थन डैम का जो कोर है उसे हम जो है इसी के थ्रू जो है कॉम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्मूथ व्हील्ड रोलर। आपने देखा होगा आपका जो है आपके अगल बगल में कभी रोड बन रहा होगा तो जो आता है ना जो रोलर, स्मूथ व्हील्ड रोलर होता है, तो इसे जो है बेसिकली हम लोग जो है कोर्स ग्रेन सॉइल या फिर आप कह सकते हैं कि क्रस्ट रॉक, ग्रेवल्स एंड सैंड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर जो है वो जो है ग्रेवल, सिल्ट, सैंड और क्ले सभी के लिए होता है एक्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सॉइल। मतलब वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो है हम लोग न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज़ करते हैं, बस यूनिफॉर्म सॉइल में नहीं कर पाते हैं। कंपैक्शन फॉर हाईवे, हाईवे में कंपैक्शन के लिए इसका भी यूज़ होता है। फिर है वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर जो है इसे हम बेसिकली सैंड के लिए यूज़ करते हैं, एम्बैंकमेंट बनाने में। ठीक है, सैंड के लिए वाइब्रेटरी रोलर। उसके बाद आता है फ्रॉग हैमर। ये जो हैमर है ना ये कोहेजनलेस सॉइल यानी कि ऑब्वियसली सैंड, ग्रेवल इन सब जैसे सॉइल्स के लिए यूज़ होता है। और ये जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया और स्मॉल एरियाज में जो है इसका यूज़ किया जाता है, फ्रॉग हैमर का, सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इक्विपमेंट्स हैं, इनके बारे में हमने जान लिया। आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा। बेसिकली जो अगर मैं थोड़ा सा और इसे शॉर्ट बताऊँ तो ये शिप फुट रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, ठीक है, ये 3 जो है बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको बेसिकली मतलब बहुत ध्यान में रखना है इसे। अब हम बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टी, ठीक है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की और वेट ऑफ ऑप्टिमम की। जो मैंने आपको बताया था ना कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में सॉइल का जो है स्ट्रक्चर या फिर परमेबिलिटी या फिर चीज़ें जो है पैरामीटर्स कैसी होंगी, सॉइल पैरामीटर्स कैसी होंगी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की तरफ, और वेट ऑफ ऑप्टिमम की तरफ जो है आपकी सॉइल पैरामीटर्स कैसी होंगी। तो अगर हम बात करें ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की तरफ, तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, फ्लोकुलेटेड होगा। ठीक है, कैसा होगा, फ्लोकुलेटेड होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें वेट ऑफ ऑप्टिमम की तरफ तो कैसा हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा क्योंकि वाटर ज़्यादा हो गया है। अब हम बात करते हैं परमिएबिलिटी की, तो क्योंकि फ्लोकुलेटेड है तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉइल कैसा है, आइसोट्रॉपिकली है। लेकिन अगर हम बात करें वेट ऑफ ऑप्टिमम की, तो क्योंकि वहाँ पे जो है परमिएबिलिटी आपकी लेस हो जाएगी, है ना, क्योंकि वॉइस में वाटर ऑलरेडी पहले से भर चुके हैं, तो परमिएबिलिटी लेस हो जाएगी और सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एनाइसोट्रॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर डिफिशियंसी की, तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। स्वेलेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली इसमें जो है पानी कम है तो ये ज़्यादा स्वेल कर सकता है अगर आप इसे पानी देंगे तो, और ये ऑलरेडी स्वेल कर चुका है तो अब इसकी तरफ से कुछ स्वेल होने वाला नहीं है, तो ये जो है इसके प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। श्रिंकेज की बात करें तो ये जो है कम श्रिंकेज करेगा क्योंकि इसमें वाटर ऑफ कंटेंट कम है, लेकिन यहाँ पे इसमें श्रिंकेज ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करें तो ये ब्रिटल बिहेव करेगा और ये डक्टाइल बिहेव करेगा। सेंसिटिविटी की बात करें तो ये मोर सेंसिटिव होगा और ये लो सेंसिटिव होगा, है ना, ये मोर सेंसिटिव होगा, ये लो सेंसिटिव होगा। ड्यू टू वाटर कंटेंट, ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट, आप कह सकते हैं ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट, इसके स्ट्रेंथ में जो है कम डिफरेंस आएगा जबकि इसमें जो है ज़्यादा आ जाएगा। तो जिससे की वजह से सेंसिटिविटी की बात करें तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन ऑफ वेट ऑफ ऑप्टिमम। इसके बाद हम बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी कम है तो पोर वाटर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद हम बात करते हैं अब कंसोलिडेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑब्वियसली आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और यार तुम लोग वीडियो किस तरह से देखते हो, मैंने कल देखा तो मतलब जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ना, जैसे एनालिटिक्स में दिखाता है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है आपके वीडियोज़ का, तो मैं देख रहा हूँ मेरे एवरेज वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बेसिकली 5 मिनट के आसपास है, या फिर कभी 2 मिनट है, कभी कुछ है ऐसा। मतलब 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो डालने के बाद 2-5 मिनट अगर कोई देख रहा है तो फिर खुद भी डाउट होता है कि यार मतलब एट द एंड तक बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लोग देख ही नहीं रहे हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एफर्ट का उतने। तो ये चीज़ आती है कभी कभी मेरे दिमाग में, तो मेक श्योर करें आप थोड़ा सा बताएं कि आप लोग देखते कैसे हैं। ठीक है, जस्ट जोक्स अपार्ट, ऐसा कोई ये नहीं है। उसके बाद चलिए
चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप ज़रूर से कमेंट करते चलें कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिससे कि मैं थोड़ा-सा श्योर हो सकूँ कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूँगा। हाँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शायद से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या है, तो अब है कंसोलिडेशन, ठीक है? तो कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन में, ठीक है, हम जो है देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, मतलब कॉम्पैक्शन के बाद कंसोलिडेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सॉइल हो कैसा हो, सैचुरेटेड हो, ठीक है? कैसा हो, सैचुरेटेड हो। और ये होता क्या है कंसोलिडेशन अगर हम बात करें, तो ये जो है ग्रेजुअल सिंकिंग होता है हमारे स्ट्रक्चर का, ठीक है? ये जो है ग्रेजुअल धीरे धीरे करके जो है ये सेटलमेंट होता है, सिंक करता है, डूबता है या फिर धंसता है, आप कह सकते हैं, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द सॉइल बिलो द लोडिंग। कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस बट नॉट द फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस। जो अभी मैं आपको आगे चल के इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। तो ये जो अगर हम बात करें कंसोलिडेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि सॉइल सैचुरेटेड है ऑब्वियसली, तो वाटर अवेलेबल है, तो आपके लिए इसी वजह से यहाँ पे बताया जाता है कि जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस का, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो जो है पोर वाटर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब करता है बट इन द सेंस ऑफ कि ये जो है ज़्यादा मतलब सही होता है, क्योंकि यही जो है इफेक्टिवली वर्क कर रहा रहता है हमारे सॉइल पे। और जो हमारा टोटल स्ट्रेस होता है ये जो है कहीं ना कहीं इसका फंक्शन नहीं होता, हमारा सेटलमेंट जो है, जो हमारा सेटलमेंट है वो टोटल स्ट्रेस का फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो विथ पोर वाटर प्रेशर जो है चेंज होती रहती है ना? आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को और क्लियर हो जाएगा, इस पर आप मार्क कर लीजिए, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है? अब देखिए, अगर हम बात करें हमारे टोटल सेटलमेंट की, जो हमारा टोटल सेटलमेंट मिलता है हमें सॉइल में, ठीक है, जो हमें हमारा टोटल सेटलमेंट मिलता है हमारे सॉइल में, वो कितना होता है? सेटलमेंट इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट सेटलमेंट, आपने लोडिंग किया इमीडिएटली कुछ ये हुआ, सेटलमेंट हमें मिल गया। फिर एज प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी मतलब कुछ समय बाद फिर हमें ये मिल रहा है, सेटलमेंट मिल रहा है। फिर हमें एज सेकेंडरी मिल रहा है, मतलब लेटर स्टेजेस में मिल रहा है बाद में। तो ये देखिए ना, जो आपका इमीडिएट सेटलमेंट होता है ना, वो ड्यू टू कॉम्पैक्शन होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर प्राइमरी सेटलमेंट होता है जो होता है ड्यू टू कंसोलिडेशन, ठीक है, तो कॉम्पैक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। फिर सेकेंडरी सेटलमेंट किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है ड्यू टू रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी समय तक लोड लगा है, वाटर निकल गया, एयर निकल गया, तो जो आपके पार्टिकल्स है ना वो आप खुद रीएडजस्ट होंगे, खुद से बैठेंगे और जो है और कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेटलमेंट कहते हैं। तो इसे भी आपको पता रहना चाहिए कि जो टोटल सेटलमेंट है वो कैसा है। टोटल सेटलमेंट इज इक्वल्स टू इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी सेटलमेंट। इसे आप 1 डिग्री सेटलमेंट भी कहते हैं और इसे आप 2 डिग्री सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन जीरो लैटरल स्ट्रेन कैन बी मेजर्ड बाय ओडियोमीटर टेस्ट और कंसोलिडेशन टेस्ट। मतलब कि जो आपका सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, अगर आपकी बात करें सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो जो है ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ठीक है, हम लोग जो है ओडियोमीटर और कंसोलिडेशन टेस्ट के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन कैन बी मेजर्ड बाय ओडियोमीटर टेस्ट और कंसोलिडेशन टेस्ट, ठीक है? इसके बाद देखिए जो आपके टर्जागी थे ना, जो आपके फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं, उन्होंने एक मेथड दिया, पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी मेथड, जिसके थ्रू जो है हम लोग कंसोलिडेशन को और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, बस नाम याद रखना है, पिस्टन एंड स्प्रिंज एनालॉजी। कौन सा एनालॉजी? पिस्टन एंड स्प्रिंज एनालॉजी वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टर्जागी फॉर कंसोलिडेशन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, इसके बाद यहाँ पे बताया है, देखिए ये आपका सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड है, वाटर है, एयर का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, फुल्ली सैचुरेटेड है, ये सॉइल है आपका। यहाँ पे इस समय जो है इसका जो वाइड रेशियो वो कुछ E0 है। इसकी अगर बात करें टोटल वॉल्यूम की तो वो E1 है, और हाइट की बात करें तो H है, मतलब ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो है कुछ प्रेशर लगाया, कुछ फोर्स लगाया, ड्यू टू दिस फोर्स क्या हुआ, हमारा कुछ कंसोलिडेशन हुआ, है ना? स्टैटिक लोडिंग है ये, तो कुछ हमने जो है अपने एक्सपल्शन ऑफ वाटर किया। एक्सपल्शन ऑफ वाटर को इस समय क्या मिला, कुछ सेटलमेंट देखने को मिला, जो कि कितना था, डेल्टा H था। तो अगर हम बात करें इसमें, और मतलब ये कितना है इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, तो इसे जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो डेल्टा H अपॉन H, ठीक है, मतलब जितना आपका सेटलमेंट हो रहा है वो अपॉन टोटल हाइट जितना इनिशियली था, इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0, ठीक है? यहाँ पे डेल्टा ई क्या है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो है लोड लगाया तो कहीं ना कहीं जो वॉइड रेशियो घटेगा, है ना,
कुछ ना कुछ वॉल्यूम रेशियो में आपको घटोतरी मतलब डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो उसे जो है हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं कि आपका डेल्टा एच का वैल्यू कितना है ना। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अपने कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर आपका सॉइल है, ठीक है, ये आपका सॉइल है, अगर आप इस सॉइल पे मान लीजिए क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो इस लोड की वजह से ऐसा भी हो सकता है, इसमें अब जो है दो कंडीशन बनते हैं। अब एक ऐसा है कि ये सॉइल जो है पहले से ही मतलब इस लोड से ज़्यादा लोड झेल चुका है ना, इस लोड से ज़्यादा लोड झेल चुका है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम लोग लोड दे रहे हैं वो अभी तक के इसके लाइफ पीरियड में ये पहला बार इतना इसे लोड मिल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक यहाँ पे ये सॉइल है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। आपने क्या किया, आपने मतलब अब मान लीजिए पत्थर का वेट 50 किलो, आपने क्या किया, आपने इस सॉइल को हटाया, इस पत्थर को हटाया और यहाँ पे जो है 20 किलो का कुछ रख दिया, है ना, 20 किलो का कुछ डब्बा हुआ रख दिया। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि ये जो 20 किलो वाला वैल्यू है ये तो बहुत पहले भी ये झेल चुका है ना, पहले बहुत पहले भी झेल चुका है। मतलब क्या है कि ये सॉइल कैसा है, ओवर कॉन्सोलिडेटेड है ना, ओवर कॉन्सोलिडेटेड है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ये अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब पहले से 20 किलो का डब्बा था, आपने क्या किया, इसे हटाया और अब 50 किलो का पत्थर रख दिया। मतलब यहाँ तक अभी तक इसने लोड नहीं झेला था कभी इस सॉइल ने। मतलब कि ये कैसा है, ये नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सॉइल है ना, मतलब दिन प्रतिदिन इसका आगे बढ़ रहा है, जिसे हम नॉर्मली कॉन्सोलिडेशन कहते हैं। और इस चीज़ को जो है हम लोग, जो ये मैंने आपको चीज़ बताई ना, इसे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं किससे, इसे हम डिफाइन करते हैं अपने ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की हेल्प से। किसके हेल्प से, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की हेल्प से। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा पास्ट अपॉन सिग्मा प्रेजेंट। मतलब कि इस समय कितना उस पर इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी, पास्ट में उसमें कितना इफेक्टिव स्ट्रेस था, है ना, मतलब कि इससे पहले इसने कितना मैक्सिमम लोड झेल रखा है इस सॉइल ने, अपॉन इस समय कितना लोड झेल रहा है सॉइल ये, ठीक है, सिग्मा पास्ट अपॉन सिग्मा प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो बताता है। अगर इसकी वैल्यू ऑब्वियसली, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 या 1 से ज़्यादा होती है, अगर इसकी वैल्यू, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पास्ट वाला लोड है, पास्ट वाला लोड ज़्यादा हो जाएगा किसके, प्रेजेंट वाले से, या फिर इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कैसा वैल्यू हो जाएगा, ये कैसा सॉइल हो जाएगा, ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा, है ना, ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। वहीं पे अगर इसकी वैल्यू कैसी है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, बराबर 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है, या फिर कि आप कह सकते हैं कि 1 से छोटा है ना, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है ना। और मैं तो कहूँगा कि हाँ देखिए, अगर 1 से बड़ा है तो ही ओवर कंसोलिडेटेड है, अगर वैल्यू 1 भी है ना तो भी हम उसे नॉर्मली कंसोलिडेटेड कहेंगे। इसे आप थोड़ा सा मतलब ये कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर OCR की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है या फिर 1 के बराबर भी है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कहते हैं। और अगर OCR की वैल्यू 1 से बड़ी है, बराबर की नहीं बात हुई है, बस बड़ी भी है ना, बस बड़ी है, तो ओवर कंसोलिडेटेड कहते हैं, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। तो इसे आपको याद रखना है। ये जो हमारा सिग्मा पास्ट है ना, सिग्मा पास्ट, इसे हम प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस भी कहते हैं, तो इसका नाम भी याद रखना है। बहुत बार आता है टर्म्स में, तो हमें कहीं ना कहीं जो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल से जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजिंग टर्म है थोड़ा सा, तो इसे पता होना चाहिए कि जो आपका सिग्मा पास्ट है वो क्या है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है। चलिए, आई होप यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कोएफिशिएंट इन कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कोएफिशिएंट इन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले। और एक चीज़ और मैं थोड़ा सा अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, एक चीज़ आप थोड़ा सा और इन डेप्थ अगर जाएँ, तो एक अगर सैंड है, एक अगर क्ले है, तो आपको पता है कि सैंड तो बस कॉम्पैक्ट होता है, क्या सैंड में भी कंसोलिडेशन होता है? अगर आप थोड़ा सा सोचें, क्या सैंड में भी कंसोलिडेशन होता है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसके पोर्स बड़े होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोहेजन नहीं है, किसी भी तरह की नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन जो है, सब कुछ इसमें से निकल जाता है ना, वाटर सब, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होता है ना, बहुत अच्छा परवियस ये होता है ना, इम्परवियस नहीं होता है, परवियस होता है, इसमें से वाटर क्या होता है, फ्लो हो जाता है, ड्रेनेज इसका तगड़ा होता है, तो इसमें जो है कंसोलिडेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हम बात करें क्ले की, तो ये एक इम्परवियस स्ट्रक्चर बना लेता है, ऑब्वियसली कोहेजन होता है, और ये जो है वाटर को होल्ड करके लगता है ना, वाटर को होल्ड करके रखता है, ये जो है वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम जो है कुछ कोएफिशिएंट्स को देखते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वॉइड रेशियो और जो है इफेक्टिव स्ट्रेस का अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और इसमें जो है आप विथ
जो है मतलब कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोडिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो लोडिंग बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो ग्राफ है वो आपको एक कॉनकेव शेप में देखने को मिलेगा, है ना, थोड़ा सा कॉनकेव शेप में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो है कॉनकेव शेप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। कॉनकेव शेप में देखने को मिल रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है जितना हमने जो है स्ट्रेस बढ़ाया उस पर हमें कितना डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इस वॉइड रेशियो में। अगर इसकी बात करें तो इसे जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, यानी कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, ठीक है, डेल्टा ई अपॉन सिग्मा, मतलब कितना सिग्मा बढ़ाने पे हमें कितना ये मिल जा रहा है, क्या कहते हैं, वॉइड रेशियो में चेंज देखने को मिल जा रहा है, कितना कॉम्पैक्शन देखने को मिल जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो हमें जो है इसे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे हम जो है ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स की। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स की बात करें तो इसे जो है हम लोग सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, सीसी से करते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो है ये लाइन कर्व बनता है, तो हमें ये कर्व में कहीं ना कहीं जो है स्टडी करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना, स्टडी करने में दिक्कत है। तो हमने क्या किया, हमने जो है सेमी लॉगरिथम ग्राफ बना लिया। सेमी लॉगरिथम ग्राफ बना दिया मतलब कि क्या, मतलब कि ये जो है एक जो पैरामीटर है वो तो नॉर्मल है, दूसरा पैरामीटर लॉग में है। तो हमने जो है सिग्मा को लॉग में ले लिया। तो अब जो है ये हमें जो है ग्राफ देखने को मिला वो स्ट्रेट देखने को मिला। तो अब हम जब इसका सीसी निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा ई अपॉन, ठीक है, डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि E1 माइनस E2 अपॉन लॉग सिग्मा 1 माइनस लॉग सिग्मा 2, और फिर आप इसे कहेंगे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए, ई अपॉन लॉग सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स के कुछ क्या बोलते हैं, मतलब इंपेरिकल फार्मूलाज भी दिए गए हैं डिफरेंट क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसे कि अगर टरजागी की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टरजागी की, तो टरजागी ने हमें जो है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए जो है कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला दे रखा है। अगर हमें क्या पता हो, लिक्विड लिमिट पता हो, ये इंपेरिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो सी सी इज इक्वल्स टू 0.009 WL माइनस 10 क्या हो गया, हमारे अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए हो गया कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं अगर वहीं पे रिमोल्डेड सॉइल के लिए टरजागी के द्वारा ही, तो वो कितना दिया गया है, सी सी इज इक्वल्स टू 0.007 WL माइनस 7, ये हो गया रिमोल्डेड सॉइल के लिए। उसी तरह से स्कैम्पटन ने भी जो है रिमोल्डेड सॉइल के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या है, तो सी सी इज इक्वल्स टू 0.007 WL माइनस 10, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये तीनों में से पूछता है, ऐसे कह देता है कि कंप्रेशन इंडेक्स बताओ। अगर आपका WL कुछ इतना है क्या बोलते हैं टरजाई के फॉर्मूला से, तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है रिमोल्डेड सॉइल है तो 0.007 किसके बताना है, तो भैया बताना है टरजाई के हिसाब से, तो WL माइनस 7। वहीं पर अगर कहेगा कि मतलब स्कैम्पटन के फॉर्मूला से बताओ तो 0.007 WL माइनस 10। अगर अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए बोलेगा तो अनडिस्टर्ब है, अनडिस्टर्ब में अन ना वर्ड आ रहा है, तो मतलब 0.009 और फिर WL माइनस 10, ठीक है, तो आप बता पाएंगे। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है हम लोग बताते हैं कि इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस से जो है हमें वॉल्यूम चेंज पर यूनिट कितना मिल रहा है, वॉल्यूम चेंज कितना मिल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हम जो है सिग्मा को बढ़ा रहे हैं, सिग्मा को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें जो है वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी अपॉन वी कितना मिल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज कितना मिल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसके जो है हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि डेल्टा वी बाई वी अपॉन डेल्टा सिग्मा। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होता है। इसे हम क्या बताते हैं, इसमें जो है आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एम वी इज इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, है ना, एम वी इज इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। यहाँ पे ए वी क्या है, तो ए वी जो है आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है प्राइमरी सेटलमेंट को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्राइमरी सेटलमेंट कितनी हुई है। तो प्राइमरी सेटलमेंट ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया ना, कंसोलिडेशन होता है प्राइमरी सेटलमेंट, तो वही चीज़ डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, डेल्टा एच अपॉन
एच इज इक्वल्स टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेटलमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फार्मूला को। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी फार्मूला को जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब यहाँ पे मैं डेरिवेशन दिखाना नहीं चाहता इसीलिए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट चेंज कर सकते हैं हम इसे। हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट। मतलब यहाँ पे मतलब मैं आपको थोड़ा सा और इसे और थोड़ा सा ये करूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी सी एच अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा फाइनल अपॉन सिग्मा इनिशियल, ऐसे आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो ऐसे यूज हो जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच एम वी सिग्मा, है ना, एच एम वी डेल्टा सिग्मा। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच एम वी सिग्मा, इसे भी आपको याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच एम वी सिग्मा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो सेकेंडरी सेटलमेंट की, तो रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसकी फार्मूला की अगर बात करें तो काफ़ी मिलता जुलता फार्मूला था। ये जो हम लोग का फार्मूला था ना, डेल्टा एच इक्वल टू सी सी एच अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा आई, इसे हमने क्या किया, इसे हमने जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सेकेंडरी सेटलमेंट है तो विथ टाइम होता है। तो यहाँ पे जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू सी टी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग टी टू बाई टी वन हो गया। इसे भी आपको याद, मतलब बहुत ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, जो ई नॉट है वो वॉइड रेशियो है। यहाँ पे ई नॉट क्या है, वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ 1 डिग्री कॉन्सोलिडेशन। यहाँ वाला ये जो ई नॉट है ना, ये दिखा रहा है कि जब अपने 1 डिग्री कॉन्सोलिडेशन, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना, सेकेंड डिग्री कॉन्सोलिडेशन है, तो जो 1 डिग्री कॉन्सोलिडेशन है उसके एंड में हमें कितना ई मिला था वो यहाँ पे ई नॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखें। फिर एच नॉट की अगर बात करें तो ये एच नॉट क्या है, तो ये हाइट एट द एंड ऑफ 1 डिग्री कॉन्सोलिडेशन है। मतलब कि 1 डिग्री कॉन्सोलिडेशन जब हुआ था तो उस समय कितना, उसके एंड में कितना हाइट था वो, और फिर अब जो है रीएडजस्टमेंट हुआ है तो कितना हाइट घटा है वो चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं क्या, टरज़ाई का 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन। टरज़ाई भाई साहब ने 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन कहा, इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने जो है जीरो लैटरल स्ट्रेन लेते हुए, ठीक है, जीरो लैटरल स्ट्रेन लेते हुए इन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, हम लोग जो है कंसोलिडेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ एक डायमेंशन की बात की इन्होंने। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी वी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। मतलब ये डेल यू बाई डेल टी क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, ठीक है, जो पोर वाटर प्रेशर है वो जो है विथ टाइम उसका रेट क्या है। मतलब कि पोर इंक्रीज, आप कह सकते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज कह सकते हैं। मतलब पोर वाटर, ये देखिए यहाँ पे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम कह सकते हैं डेल यू बाई डेल टी। सीवी क्या है, सीवी हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, एक और कोएफिशिएंट है कंसोलिडेशन वाला। हमने कौन सा कोएफिशिएंट पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स सीसी, उसके बाद हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीवी जो कि क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब देखिए डेल यू बाई डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल यू बाई डेल जेड क्या है, जिसका हमने स्क्वायर किया ना, डेल यू बाई डेल जेड का ही तो स्क्वायर किया तो हमें ये चीज़ मिला है। तो डेल यू बाई डेल जेड क्या है, तो ये है क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है, क्योंकि जेड जो है आपका डेप्थ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, तो ये हमारा डेल यू बाई डेल जेड है। और यहाँ पे सीवी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है इसे जो है हम लोग के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका परमिएबिलिटी होता है ना के, उसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे इस चीज़ को। जो आपका के जो परमिएबिलिटी है वो क्या होता है, के इज इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप मतलब सी वी को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। डेल यू बाई डेल जेड मैंने आपको बता दिया। अब क्या, तो देखिए जो आपका कंसोलिडेशन का प्रोग्रेस है ना, जो आपका कंसोलिडेशन का प्रोग्रेस है उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को जो है रिप्रेजेंट करके, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को अगर हम लोग किसी तरह से ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर लें, ठीक है, तो जो है हमें पता चलता है कि हमारा जो कंसोलिडेशन है उसका प्रोग्रेस कैसा है, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी शोन बाय प्लॉटिंग अ सीरीज ऑफ कर्व्स ऑफ यू ई दैट इज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अगेंस्ट जेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, ठीक है। एंड इन कर्व्स को हम क्या कहते हैं, इन कर्व्स को हम लोग आइसोक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोक्रोन कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। आइसोक्रोन मतलब क्या होता है, तो आइसोक्रोन मतलब होता है आपका
ये वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वो पॉइंट्स है जो हमें क्या कर रहे हैं, सेम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर दे रहे हैं, सेम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम आइसोक्रोन्स कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम फैक्टर को, ठीक है। टाइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो टाइम फैक्टर को बेसिकली इसका फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा चीज़ आपको नहीं इसमें रटने उठनी, ये फॉर्मूला याद करना है। टाइम फैक्टर इज इक्वल टू टी वी इज इक्वल टू CVT अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है, CVT अपॉन डी का स्क्वायर। टीवी क्या है, टाइम फैक्टर है, सीवी कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट है, टी क्या है तो टाइम है, और डी क्या है तो ये आपका दिखा रहा है ड्रेनेज पाथ, ठीक है, डी क्या है, ड्रेनेज पाथ है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। टीवी टाइम फैक्टर है, टी आपका टाइम है, डी जो है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है। ये डी का जो वैल्यू है ना वो चेंज होता है। अगर आप देखते हैं, अगर आप वन वे ड्रेनेज ले रहे हैं, अगर आप क्या ले रहे हैं, वन वे ड्रेनेज ले रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एक तरफ से ड्रेनेज होगा, तो ये सॉइल है, हाँ ये सॉइल है, अगर इसका वाटर ड्रेनेज कराना है तो ये मतलब कि वन वे है, सिर्फ एक तरफ से हो रहा है ना, सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, तो ये पूरा पाथ इसको अटेन करना पड़ेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, d बराबर h। लेकिन वहीं पे अगर ये टू वे ड्रेनेज है ना मेरे भाई, तो टू वे ड्रेनेज में क्या होगा, इसे आधा पार्ट, मतलब एक आधा एक तरफ से हो जाएगा, आधा एक तरफ से हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है d इक्वल क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है, टी वी इज इक्वल टू CVT अपॉन डी का स्क्वायर। और अगर ड्रेनेज की बात की हो, बताया हो कि वन वे ड्रेनेज है फिर टू वे ड्रेनेज है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको डी का वैल्यू रखना है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 फार्मूलाज हैं जो आपको क्या करने हैं, जो आपको मतलब कांस्टेंट फार्मूलाज हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि T50 का मतलब क्या है मेरे भाई, तो T50 का मतलब ये है, ये टाइम फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम फैक्टर, ठीक है, टाइम फैक्टर व्हेन योर सॉइल इज 50% कंसोलिडेटेड, ठीक है। टाइम फैक्टर T50 मतलब कि टाइम फैक्टर की वैल्यू जब आपका सॉइल क्या है 50% कंसोलिडेटेड है। उसी तरह से अगर हम बात करें T90 की, तो ये वो टाइम फैक्टर है जो क्या करता है, जो 90% कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो T50 की वैल्यू कितनी होती है, तो T50 की वैल्यू होती है 0.196। वहीं पे T90 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0.848, ठीक है, तो इनको याद कर लो। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की मतलब कंसोलिडेशन का डिग्री कितना हुआ है, मतलब कितना कंसोलिडेट हुआ है हमारा सॉइल, तो इसे हम लोग बेसिकली जो है पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर को निकाल के बता पाते हैं। पोर वाटर प्रेशर के थ्रू जो है, ये जो यू है वो आपका, नहीं सॉरी एक मिनट, ये जो यू है ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको यू को जो है पोर वाटर प्रेशर से बिल्कुल भी ये नहीं करना है, रिलेट नहीं करना है, ये आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने जो चीज़ बोला वो मैंने सही बोला है, उसमें मेरे कोई रिग्रेट नहीं है। पोर वाटर प्रेशर के हेल्प से हम लोग बताते हैं, इनिशियली पोर वाटर प्रेशर कितना था, ठीक है, इनिशियली पोर वाटर प्रेशर कितना था माइनस इस समय मतलब कितना पोर वाटर प्रेशर है करंट में, अपॉन यू इनिशियली, यानी कि इससे हमें पता चलता है ऑब्वियसली अगर पोर वाटर प्रेशर वहाँ पे है, क्योंकि एक्सपल्शन हो रहा है हमारे वाटर का, तो विद टाइम जो है हमारा जो है पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है हम जो है बता सकते हैं पोर वाटर प्रेशर के हेल्प से कि हमारा जो है कितना पोर वाटर प्रेशर में अंतर है अपॉन इनिशियली कितना था, ये हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे देगा। फिर डेल्टा एच अपॉन एच से हमें मिल जाएगा, ठीक है, वॉइड रेशियो से मिल जाएगा कि हमें जो है डेल्टा ई अपॉन क्या बोलते हैं मतलब ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई एफ से हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हमारे वॉइड रेशियो में अंतर आया है, और उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि कितना जो है हमारा सॉइल जो है ये है कंसोलिडेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता पाएंगे। फिर एक चीज़ होता है क्या, ये जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है ना मेरे भाई, ये जो है ना लिक्विड लिमिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका प्लास्टिसिटी है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है, CV जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये जो है 1/W होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके लिक्विड लिमिट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्लास्टिसिटी के। ऐसा क्यों, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने आपको बताया होगा क्या चीज़, कि जो CV का वैल्यू होता है वो कितना होता है, CV का वैल्यू होता है क्या, KMV गामा W। आप चाहें तो MV को फिर तोड़ सकते हैं किसमें, MV इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E0, फिर E0 को भी है ना आप इसमें तोड़ सकते हैं, और आप जो है अगर आप AV को भी तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा E/सिग्मा, है ना, E/सिग्मा, हाँ E/सिग्मा। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे जो है इन फॉर्मूलाज की हेल्प से कि जो आपका CV जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है आपके लिक्विड लिमिट से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, किसके बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ
कंसोलिडेशन CV है ये, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन लिक्विड लिमिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्लास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स है ना वो WL लिक्विड लिमिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो आपका CC है, क्योंकि आपने देखा होगा CC के क्या वैल्यू था 0.009 WL-10, यही था ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे WL का ज़्यादा वैल्यू होगा तो हमें CC का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, है ना, क्योंकि 10 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो उतना ही घटना है। अगर आप यहाँ पे 50 रखेंगे तो आप यहाँ पे 10 घटाएंगे, अगर आप यहाँ पे 60 रखेंगे तो आप यहाँ पे 10 घटाएंगे, 10 ही घटाना है तो आप यहाँ पे अगर जितना WL का वैल्यू बढ़ा लें उतना आपको CC का बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो इस वजह से CC जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, CV जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसे भी याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस और कैपिलरिटी और परमेबिलिटी को। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में हो गई होंगी तो कॉमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस और कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी को। तो ये क्या होता है ना, जब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे टरजागी भाई साहब ने ही दिया था। ठीक है, टरजागी सर ने ही दिया था, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय टरजागी एंड अप्लाइड टू ओनली फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अच्छा, जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस से मतलब रिलेट करता है। कौन से तो टोटल स्ट्रेस जो कि सिग्मा है, न्यूट्रल स्ट्रेस जो कि पोर वाटर प्रेशर है यू जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि खुद ये है। ठीक है, जो आपका टोटल स्ट्रेस होता है ना मेरे भाई, जो आपका टोटल स्ट्रेस होता है, जो सिग्मा होता है टोटल स्ट्रेस, वो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, है ना, प्लस पोर वाटर प्रेशर। मतलब कि ओवरऑल हमें बस ये जानना है कि हमारे सॉइल में कितना लोड लग रहा है, हमें ये नहीं मैटर करता कि जो है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं, हमें नहीं मैटर करता कि उसका डायरेक्शन कैसा है, द थिंग इज दैट कि कितना लग रहा है, बस हमें वो उससे मतलब है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें अपने इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू होता है सिग्मा माइनस यू। ठीक है, मतलब कि इफेक्टिवली जो है सॉइल पे हमें कितना हेल्प मिल रहा है, अगर उसकी बात करें तो हमें हमारा जो है इफेक्टिव स्ट्रेस हम करते हैं। ठीक है, और जो आपको सॉइल में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना, वो टोटल स्ट्रेस की वजह से नहीं देखने को मिलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है ये पैरामीटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, देखिए कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल पैरामीटर होता है, कैन बी मेजर्ड बाय सूटेबल अरेंजमेंट दैट इज प्रेशर शेल। अगर हम बात करें पोर वाटर प्रेशर की, तो इसे हम लोग जो है न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं, और इसे जो है पीजोमीटर या फिर स्टैंड पाइप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसका वैल्यू आपको पता है सिग्मा डैश, जिसे हम सिग्मा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा डैश इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा। जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनको जो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनको बेसिकली वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेट कर रखते हैं। तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे जो है ये एक मैंने जार में एक सॉइल रखा है। ठीक है, ये सॉइल ही है। इस सॉइल में क्या है ना, इस सॉइल में यहाँ तक जो है ग्राउंड वाटर टेबल है। मान लो अर्थ है, अर्थ में ये सॉइल लेयर है, सॉइल लेयर में ऊपर का जो लेयर है वो ड्राई है, नीचे जो है ग्राउंड वाटर टेबल है, जिसकी वजह से ये कुछ जो लेवल है वो क्या है, सेचुरेटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ लोड लगाता हूँ तो इस सॉइल में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए, अगर आपकी टोटल स्ट्रेस की बात करें कि टोटल स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस ड्राई वाले पे सॉइल पे लग रहा है, तो गामा डी, ठीक है, गामा डी इंटू H1, है ना, गामा डी इंटू H1 हम बता दिए कि भैया इसका क्या बोलते हैं, आपका यूनिट लोड इतना है, और H1 इतना है ना, तो हमने बता दिया। बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मैं सच बताऊं तो इसमें हम निकालते हैं इसलिए ताकि हम पता कर सकें कि हमारे सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है। अगर कोई पूछे कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बताना है, तो बेसिकली उसे इफेक्टिव स्ट्रेस से हम लोग कंपेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ कैसा है। अभी आप आगे पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एफ लोड लग रहा है ना, ये जो एफ लोड लग रहा है उसे कौन कौन, अगर हम बात करें कौन कौन रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कौन कौन रजिस्ट कर रहा है, तो उसके से अगर देखें तो गामा डी H1, ठीक है, गामा डी H1 लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, बहुत ज़्यादा चीज़ हो गया ना, तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ कभी कभी मैं। ये चीज़ आपको सबसे पहले जान लेनी है क्या, कि देखिए सबसे पहले इस सिस्टम को हम समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। ये कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब कोई अर्थ का पार्ट ही ये समझिए। ये सॉइल भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक जो है आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, तो यहाँ तक आपका सॉइल सेचुरेटेड होगा, यहाँ पे ड्राई होगा, इस पर कुछ एफ लोड लग रहा है। ये जो लेयर है ड्राई वाला वो H1 है, उसके नीचे जो हमने H2 पॉइंट पे जो है एक पॉइंट ले रखा है O, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट ले रखा है O। इस पॉइंट पे हमें बताना है कि इस पॉइंट पे जो है हमारा स्ट्रेस कितना आ रहा है। ठीक है, हमारा स्ट्रेस
हमारा स्ट्रेस कितना आ रहा है हमें ये बताना है। तो इसे हम ऑब्वियसली बता सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें हमें कितना मिल रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू होगी क्या, तो गामा डी एच, ठीक है, गामा डी H1, यानी कि इस सॉइल की वजह से कितना यहाँ पे लोड लग रहा है। इसे अगर हम एफ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो अदरवाइज आप यहाँ पे एफ जोड़ सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एफ ले लिया, जो एफ हमें लोड लग रहा था वो, फिर यहाँ पे ये सॉइल का कितना यूनिट वेट है इनटू डेप्थ, तो हमें गामा डी H1 मिल गया इस सॉइल की वजह से। फिर यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ पे जो ये गामा सेचुरेटेड हमें मिल रहा है, जो हमारा सेचुरेटेड सॉइल है वो कितना डेप्थ तक है, H2 तक है, तो ये भी तो हमारा लग रहा होगा फोर्स। तो गामा सेट प्लस H2, गामा सेट H2, गामा डी H1 हो गया प्लस गामा सेट H2 हो गया, और प्लस हमारा क्या होगा, ये एफ लोड जो लग रहा था वो। तो टोटल स्ट्रेस हमारा इतना यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इस टोटल स्ट्रेस के साथ साथ अगर हम बात करें, ये तो हो गई टोटल स्ट्रेस की बात, इसके साथ साथ ये जो सॉइल है सैचुरेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ बायनेंसी फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, बायनेंसी फोर्स भी लग रहा होगा, जिससे जो कि क्या करेगा, जो कि इस लोड को कहीं ना कहीं काउंटरएक्ट करेगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी गामा WH2, मतलब कि जितना डेप्थ तक हमारा, अगर हम यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है जितना हमारा डेप्थ क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, उतना जो है हमारे यहाँ पे बायनेंसी फोर्स लग रहा होगा। तो गामा W इंटू H2 जो है हमारा न्यूट्रल स्ट्रेस लग रहा है। अब अगर हम बात करें हमारे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, जितना हमारा टोटल स्ट्रेस था, और उसमें से हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल स्ट्रेस को घटा दिया, प्लस एफ कर लो यहाँ पे बस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है आप लोग किसी भी अगर सिस्टम में आपको दिया हो, बताओ इस पॉइंट पे जो है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे क्या, तो एट बॉटम ऑफ पूल एंड स्विमिंग पूल, जो पूल या फिर स्विमिंग पूल होता है उसके बॉटम में अगर हम बात करें, तो टोटल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, यानी कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों, अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताऊं, तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये आपका अगर कोई पूल है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये अगर कोई पूल है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, तो मेरे भाई इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस यहाँ पे कितना होगा, तो टोटल स्ट्रेस में वाटर भरा हुआ है, तो गामा W इंटू H1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली बायनेंसी फोर्स कितना लग रहा होगा, गामा W इंटू H1 यहाँ पे भी लग रहा होगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। एट बॉटम ऑफ पूल एंड स्विमिंग पूल टोटल स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस सेम बट सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या है, इसके बाद इफ वी इंक्रीज वाटर टेबल अबव ग्राउंड लेवल, टोटल स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, बट क्या बोलते हैं, जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, उसमें 0 इंक्रीमेंट होता है, उसमें किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी के बारे में सबने जान रखा है, कैपिलरिटी क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पोर साइज, ठीक है। इसकी फॉर्मूला को याद रखना है कि HC मैक्स मतलब कि कितना आपका जो है वाटर ऊपर उठ सकता है ड्यू टू कैपिलरिटी, तो कितना होगा, C/ED10, ठीक है, C/ED10। सी क्या है, तो सी जो है एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है 0.1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है वेरी करती है। D10 आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, ई आपका वॉइड रेशियो है। तो ड्यू टू कैपिलरिटी राइज, अगर आप कैपिलरी राइज की बात करें, कैपिलरी राइज अगर आपकी हो रही है, तो जो आपका क्या होता है, तो जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है ना। ड्यू टू कैपिलरी राइज इफेक्टिव स्ट्रेस ऑल्सो इंक्रीजेस, हेंस शियर स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज तो भैया शियर स्ट्रेस इंक्रीज, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन इन वाटर लेवल, और इसके साथ साथ ये तो एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। कोई पूछे कि भैया कैपिलरी राइज में हमने क्या किया, हमने इंक्रीमेंट कर दिया, बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो भैया इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल की। अगर आपके वाटर लेवल में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लक्चुएशन हो रहा है अगर वाटर लेवल में, तो जो है किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ता इफेक्टिव स्ट्रेस में, इसे मैंने पहले भी बता रखा था। अब हम बात करते हैं क्विक सैंड कंडीशन के बारे में, ठीक है। क्विक सैंड कंडीशन में अगर हम बात करें, तो इसे हम बॉइलिंग ऑफ सॉइल भी कहते हैं, और इन केस ऑफ अपवर्ड सीपेज फ्लो, ठीक है, इन केस ऑफ अपवर्ड सीपेज फ्लो, इफ द अपवर्ड सीपेज फोर्स बिकम्स इक्वलेंट टू बायंट वेट ऑफ सॉइल, द सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कि जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कैसे,
जब आपका मान लीजिए फ्लो कर रहा है, अपवर्ड वाट सीपेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, ठीक है, सॉइल में सीपेज हो रहा है, सॉइल में सीपेज कुछ इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब पानी जो है कुछ यहाँ से सीपेज करते हुए ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और फिर यहाँ से निकल रही है। तो कुछ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि अपवर्ड सीपेज फ्लो के कंडीशन में अगर आपका जो अपवर्ड सीपेज फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो क्या हो, वो इस सॉइल के बायंट वेट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि क्या, यहाँ से ये जो लोड लग रहा है फोर्स वो, और यहाँ से जो सॉइल का लोड लग रहा है वो, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 0 हो गया। तो इस केस में क्या होता है, हमारा क्विक सैंड कंडीशन अकर होता है, ठीक है। और इसे हम ये जो है बेसिकली सैंड में ही होता है, क्ले उले में नहीं होता है, मतलब कोहेजनलेस सॉइल में ही इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, तो वाटर टेबल को लोअरिंग करके, मतलब वाटर टेबल को नीचे गिरा के, है ना, वाटर टेबल को अगर नीचे कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा वहाँ पे सीपेज नहीं होगा। हम चाहें तो हमारे जो अपवर्ड फ्लो है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके अपवर्ड फ्लो के लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जो पानी ऐसे बह रहा था उसे हम कुछ इस तरह से करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग क्या, बाय प्रोवाइडिंग शीट पाइल। मतलब शीट पाइल देके हम जो है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को आपको याद रखना है प्रिवेंट करने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि इससे जो है आपका फेलियर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में। इसके बाद क्रिटिकल हाइड्रोग्रेडियंट के बारे में बात किया गया है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में बात किया गया है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वो वैल्यू होता है जिसके नीचे अगर हम जाएं तो हमारे सॉइल में क्या हो जाएगा, क्विक सैंड कंडीशन अकर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा आई, हम सीधा सबसे पहले हम सिंपली वे में जाएं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हमारा H/L, है ना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू H/L। अब हम क्या करते हैं, अब इस H/L की अगर वैल्यू को हम क्या कर दें, हम जो है एक सर्टेन अमाउंट से नीचे लेके जाएंगे, जो कि बेसिकली हम 1 लेते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली हम 1 लेते हैं। यानी कि अगर हम H/L की वैल्यू को क्या कर दें, 1 से नीचे लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन अकर हो जाएगा। और इस वैल्यू को, इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। IC से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, IC इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा W इज इक्वल्स टू G-1/1 + E। ये कैसे हुआ है, तो देख सकते हैं आप, गामा सबमर्ज्ड का जो है वैल्यू मैंने आपको बताया था आपने पहले ही, मतलब पहले वीडियो में ही, कि गामा सबमर्ज क्या होता है, G-1/1 + E इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया है, G-1/1 + E आपका बच गया है, ठीक है। तो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, G-1/1 + E, या फिर आप कह सकते हैं गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो है हम बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारे सॉइल में जो है किसी भी तरह का क्विक सैंड कंडीशन करना हो, तो जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जिसके लिए जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो है कंसिडर करते हैं, जिससे कि जो है हमारे सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन अकर नहीं होगा। तो वो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट ग्रेडियंट क्या है, तो आई मतलब आई है ना, ये जो आई है ये जो है एग्जिट ग्रेडियंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है अगर मैं बताऊं तो ये जो है जब आपका सीपेज हो रहा है, जैसे आप ये देखिए, जैसे ये सॉइल है, यहाँ पे ये सीपेज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सीपेज हो रहा है तो यहाँ पर, ठीक है, जब ये एग्जिट हो रहा है, ठीक है, ये सीपेज वाला वाटर जो है जब ये एग्जिट ले रहा है तो इस एग्जिट के टाइम पे जो है इसमें कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो रहा है, इसे कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट ग्रेडियंट का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हमें मेक श्योर करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये मेक श्योर करना होता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हमारा जो IC का वैल्यू हो क्या हो, 1 से ज़्यादा हो, IC शुड बी ग्रेटर देन 1। इसको भी आपको याद रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू IC अपॉन आई एग्जिट, ठीक है, IC अपॉन आई एग्जिट। उसके बाद अब हम बात करते हैं परमिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू क्या कर सकता है, जिसके थ्रू जो वाटर है वो किसी भी मीडियम के थ्रू क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है या फिर फ्लो कर सकता है, इसे ही हम परमिएबिलिटी कहते हैं उस मटेरियल की। अब इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है क्या, डार्सीज लॉ, ठीक है। परमिएबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये डार्सीज लॉ, बेसिकली सब कुछ इसी पे यहाँ पे डिपेंड होता है, इसी लॉ पे जो है बेस्ड होता है। यहाँ पे क्या कहा डार्सी ने एक बात कही क्या, कि अगर आपके सॉइल में क्या हो रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो इन द सेंस ऑफ कि आपका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, 1 से छोटा है, सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर 1 से छोटा होता है, तब हम कहते हैं कि लेमिनार फ्लो हो रहा है। तो इन लेमिनार फ्लो वेयर रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। और 1 डायमेंशनल फ्लो है, कैसा है, 1 डायमेंशनल फ्लो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, लैटरल स्ट्रेन किसी भी तरह का नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। जो वाटर है वो ना, वो जो वाटर है वो ना ही मतलब
वाई एक्सिस में चल रहा है, ना ही जेड एक्सिस में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जो है ट्रैवल कर रहा है। तो सिर्फ एक डायमेंशन की यहाँ पे बात हो जा रही है। तो एक डायमेंशन वन डायमेंशनल फ्लो है और लैमिनार फ्लो है, तो उस कंडीशन में जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा ना, जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और फिर जब हम इसको हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक कोएफिशिएंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसे हम के कहते हैं, ठीक है, जो कि के है, और जिसे जो है परमेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और अगर हम चाहें तो इसको जो है v इक्वल्स टू काई हो गया ना, v इक्वल्स टू के आई, v इक्वल्स टू के आई। अब हम चाहें तो हमें पता है क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, ए वी। अब हम क्या कहें यहाँ पे, अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा q इक्वल्स टू के ए आई। ठीक है, q इक्वल्स टू काई, ऐसे याद रख सकते हो आप, के इक्वल्स टू काई, वेयर आई क्या है आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, आई इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन एल, जैसा मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ना, ये तो बात हो गई मतलब डार्सीज लॉ यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके साथ साथ देखिए क्या है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो है ना, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है सीपेज वेलोसिटी और एक होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी, है ना। एक होता है सीपेज वेलोसिटी और एक होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहाँ पे जो सीपेज वेलोसिटी है ये एक्चुअल वेलोसिटी है थ्रू पोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका वाटर है वो पोर्स के थ्रू बह रहा है ना, वो पोर्स के थ्रू बह रहा है। तो एक क्या चीज़, दो चीज़ हो सकता है, आपने ये सॉइल का ये लिया, एक क्रॉस सेक्शन लिया, और यहाँ पे एक सॉइल का क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ पे आपने ये कंसीडर किया कि ये जो है यहाँ पे जितने भी पोर्स हैं आपने इन पोर्स का एरिया निकाला। यहाँ पे जितने पोर्स, ऑब्वियसली वाटर तो पोर्स की तरफ, पोर्स से ही हो क्या आएगा, तो आपने एक काम किया कि आपने इन पोर्स का जो है पोर्स का एरिया निकाला कि कितना पोर्स का एरिया है, और फिर क्या किया, उसे डिस्चार्ज से डिवाइड कर दिया, मतलब डिस्चार्ज को इससे डिवाइड कर दिया एरिया से। ठीक है, तो आपको एक वेलोसिटी मिलता है ना। आपने इन पोर्ट्स का एरिया निकाला और फिर जितना आपको डिस्चार्ज मिल रहा है, जितना अमाउंट ऑफ, उसे क्या कर दिया आपने, इस एरिया से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, है ना। क्यू इक्वल टू ये भी होता है तो उससे। अब आप क्या कर रहे हैं, और अब ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, आप क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पोर्स है तो इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है ऑब्वियसली, तो आपने क्या किया, आपने इस पूरे क्रॉस सेक्शन को ही कंसिडर कर लिया और आपने क्यू को इस पूरे क्रॉस सेक्शन से ही मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया और आपको एक और वी मिल गया, है ना। तो इसे हम डिस्चार्ज वेलोसिटी कहते हैं और इसे हम सीपेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल वेलोसिटी है और ये क्या है, अपेरेंट वेलोसिटी है। जो सीपेज वेलोसिटी होता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी से। ऐसा क्यों, तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया है वो इससे कम है, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में ये है क्या कहता है, रिलेशनशिप भी है जिसे हम बताएंगे क्या। तो जो आपका v होता है, जो आपका v होता है मतलब जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है, ठीक है, जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू वी एस एन। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n जो है आपका पोरोसिटी है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपेज वेलोसिटी और पोरोसिटी का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पोरोसिटी इज इक्वल्स टू v बाई वी एस। ठीक है, सीपेज पोरोसिटी इज इक्वल्स टू v बाई वी एस, इससे भी आपको जो है ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है सीपेज वेलोसिटी में और डिस्चार्ज वेलोसिटी में। तो इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वी एस और वी एन की बात हो गई, जैसा मैंने आपको बताया वी एस हमेशा ग्रेटर होता है वी से। ये चीज़ हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अच्छा, आई होप कि आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरह का डाउट या फिर क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमेशा मतलब अगर इस मतलब इसको अभी तक मैं कंक्लूड करूँ, ये मतलब इस पेज में हमने क्या क्या चीज़ कंप्लीट किया बढ़िया से। तो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया कि क्या होता है हमारा क्विकसेंट कंडीशन, क्या होता है क्विकसेंट कंडीशन में हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका वैल्यू 0 ना हो, हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसका वैल्यू 1 से कम ना हो, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो, उसका वैल्यू 1 से कम ना हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू क्या होता है, तो ICR अपॉन आई एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, ICR अपॉन आई एग्जिट ग्रेडियंट। डार्सीज लॉ क्या होता है, फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू K इंटू आई, फिर Q इज इक्वल्स टू K A I काई, Q इज इक्वल्स टू K A I। उसके बाद हमने जाना क्या, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होता है, फिर सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप जाना हमने क्या होता है, तो V इज इक्वल्स टू VSN। ठीक है, V इज इक्वल्स टू VSN। अच्छा, जो आपका VS होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है V से। अब हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में, इसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है ना, उसे बेसिकली हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक होता है लैब मेथड, एक होता है फील्ड मेथड। लैब मेथड की बात करें तो फॉलिंग हेड मेथड और कांस्टेंट हेड मेथड, और फील्ड मेथड की बात करें अगर तो पंपिंग आउट मेथड और पंपिंग इन मेथड, है ना। ये टोटल 4 है, जिसमें से मतलब 2 है लैब मेथड, फील्ड मेथड, और मतलब इन दोनों में से हर एक का जो है 2-2 है, फॉलिंग हेड मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड, और फिर पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट।
इन चारों को भी आपको याद रखना है। इन चारों में अगर बेसिकली इससे पहले एक छोटा सा नोट, ठीक है, आप सभी के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्या कि जो आपका स्पेसिफिक यील्ड होता है SY प्लस SR इज इक्वल्स टू पोरोसिटी। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल्स टू पोरोसिटी। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? तो इस स्पेसिफिक यील्ड मतलब कि आपके सॉइल में, मान लीजिए कि आपके सॉइल में क्या बोलते हैं, हमने बारिश कराई, ठीक है, हमने क्या किया, सॉइल में थोड़ा सा बारिश हुआ, तो क्या होगा, सॉइल जो है कुछ वाटर को जो है होल्ड करेगा, है ना, कुछ वाटर को होल्ड करेगा। तो जितने वाटर को वो होल्ड कर पाएगा अगेंस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, जितने वाटर को वो होल्ड कर पाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्पेसिफिक रिटेंशन कहेंगे, ठीक है। और जितना वाटर जो है उसमें से जो है ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जितना क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी बाहर निकल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट ड्रेन्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और फिर स्पेसिफिक रिटेंशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्स अगेंस्ट ग्रेविटी, और इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, पोरोसिटी के। क्योंकि ऑब्वियसली आपके सॉइल में जो टोटल, आपके सॉइल में अगर मैं कहूँ कि आपके सॉइल में टोटल जो है वाटर कितना आ सकता है, तो पोरोसिटी के बराबर, जितना पोरोसिटी में वॉल्यूम होगा उतना ही तो आएगा, है ना। तो इस पोरोसिटी वाले वॉल्यूम में से एक होगा, ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है SY और एक होता है SR, है ना। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ SY और SR में जो है क्या रिलेशनशिप होता है, या फिर क्या जगह कि स्पेसिफिक यील्ड कितना है, इतना है, स्पेसिफिक रिटेंशन इतना है, तो सॉइल का पोरोसिटी बताओ, तो इसे आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम फील्ड मेथड की अगर हम बात करें, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट के बारे में। तो जो पंपिंग आउट टेस्ट होता है ना आपका, जो पंपिंग आउट टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है लार्ज प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। वो जो है पंपिंग आउट टेस्ट बेसिकली जो है यूजफुल फॉर होमोजीनस कोर्स ग्रेन सॉइल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। आउट टेस्ट क्या करते हैं, पंपिंग आउट टेस्ट जो है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल में। इसकी फॉर्मूला की अगर बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इज इक्वल्स टू 2.303 Q अपॉन पाई H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग R2/R1, ठीक है, फॉर अनकन्फाइंड एक्वाफर। अनकन्फाइंड एक्वाफर है। अच्छा, एक्वाफर और एक्वाक्लूड के बारे में अगर हम बात करें, आपको बताया नहीं है शायद मैंने अभी तक, एक्वाफर क्या होता है या फिर एक्वाक्लूड क्या होता है, एक्वाटार्ड क्या होता है, एक्वाफ्यूज क्या होता है। तो इसे जो है हम लोग क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बताने को तो मैं बता ही दूंगा, बट आगे चल के जो है आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे उसके, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे आप इतना जानिए कि एक्वाफर क्या होता है। एक्वाफर जो है सॉइल का एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा स्ट्रेटम होता है, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि हमें जिससे हमें वाटर मिल सकता है, ठीक है। लाइक एक्वाफर आप बेसिकली कहें तो आपको जो है सैंड और ग्रेवल्स जो है, सैंड और ग्रेवल्स का एक लेयर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है हमें बहुत अच्छी जो है स्पेसिफिक यील्ड मिलती है ना, स्पेसिफिक यील्ड बहुत बढ़िया मिलती है, हम जो है उसमें से बहुत बढ़िया पानी निकाल पाते हैं, ठीक है। एक होता है एक्वाक्लूड, क्या होता है, एक्वाक्लूड। एक्वाक्लूड जो है बेसिकली क्लेज और सिल्ट का जो है, क्लेज और सिल्ट से बना होता है, ये भी एक लेयर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, क्योंकि ये क्ले और सिल्ट से बना है तो ये इम्परमिएबल होता है। एक्वाफर आपका परमिएबल होता है, बट एक्वाक्लूड इम्परमिएबल होता है, इसमें से आप पानी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जानना है। उसी तरह से अगर आप बात करें तो जैसे एक्वाक्लूड है ना, वैसे ही एक्वाफ्यूज भी होता है। क्या होता है, एक्वाफ्यूज। और जैसा एक्वाफर है ना, वैसे ही एक्वाटार्ड भी होता है एक। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बट ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं फिलहाल के लिए, अभी के लिए। बाद बाकी आगे तो मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा ही, फिलहाल के लिए इतना आपको जानना है। तो अगर क्या हो आपका, अगर आपका अनकन्फाइंड एक्वाफर हो, ठीक है, आपको क्या हो, अनकन्फाइंड एक्वाफर हो, मत तो उसे तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2.303 Q अपॉन पाई H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग R2/R1। और वहीं पे अगर आपका कन्फाइंड एक्वाफर हो ना, अब आप सोच रहे हो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड क्या होता है। तो अगर ये एक लेयर है, ठीक है, एक ये लेयर है, अब ऐसा हो सकता है कि ये लेयर जो है दो लेयर्स के बीच में फंसी हुई हो, है ना, दो लेयर्स के बीच में हमारी दबी हुई हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये कन्फाइंड हो गई है। क्या हुई है, कन्फाइंड हो गई है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से प्रेशराइज है, एकदम दबी हुई है बढ़िया से। लेकिन अगर हम बात करें अनकन्फाइंड की, तो हो सकता है कि ये लेयर क्या हो, सबसे ऊपर वाली लेयर हो, है ना, ये सबसे सबसे ऊपर वाली लेयर हो, इसके नीचे जितने भी लेयर है वो है। तो ये क्योंकि ये सबसे ऊपर है, तो क्या हो सकता है, ये जो है इसके मुकाबले में जो है कहीं ना कहीं उस तरह से प्रेशराइज, उस तरह से कॉम्पैक्टेड नहीं है ना, उस तरह से कॉम्पैक्टेड नहीं है, तो इसे हम अनकन्फाइंड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे समझनी है। तो के इज इक्वल्स टू मतलब अनकन्फाइंड के लिए तो हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कन्फाइंड के लिए, तो के इज इक्वल्स टू 2.303 Q अपॉन 2 पाई डी H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग R2/R1। थोड़ा सा टेढ़ा है
बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा मैं तो आपको कहूँगा कि अगर इससे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, उसे छोड़ दें एट इट इज़, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत क्या बोलते हैं क्रिटिकल और बहुत कहीं ना कहीं जटिल एक कह सकते हैं ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसमें जो है आपको ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। बट अगर हाँ कहीं पूछ लेता है कि हाँ क्या बोलते हैं बताओ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहचानने को दे दे, या फिर दे दे कि बताइए परमेबिलिटी जो होता है वो क्या बोलते हैं क्यू से या फिर इनसे रिलेशन कैसा रखता है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस इसे जानने के लिए आपको रखा है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, आना होता है तो न्यूमेरिकली आता है इसे, जो कि आपको छूना नहीं है, मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे तब तक आप जो है इससे अच्छे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पे आपको ये 1 नंबर देगा वहाँ पे आप 3-4 नंबर गेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। k इज इक्वल्स टू 2.303 क्यू अपॉन पाई h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर लॉग r2 बाई r1 और 2.303 क्यू अपॉन 2 पाई डी h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर लॉग r2 बाई r1। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंपिंग इन मेथड की। हाँ, पंपिंग आउट की हमने बात की थी, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है कोर्स ग्रेन के लिए। बट अगर हम बात करें पंपिंग इन टेस्ट मेथड की, तो ये जो है इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है? इकोनॉमिकल मेथड होता है बट लेस रिलायबल होता है। क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है बट लेस रिलायबल होता है। मतलब क्या कि सस्ता तो है बट उस पर हम लोग उतना विश्वास नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है? रिलायबल नहीं होता है। यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, इसलिए हम इसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, संदिग्धमय होता है ये हमेशा। तो इकोनॉमिकल है, संदिग्धमय है और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। पंपिंग टेस्ट में बस इतना ही जानना है। इसके बाद हम बात करते हैं लैब मेथड की। इसमें किसी तरह का फॉर्मूला नहीं है, हमें जानने लायक नहीं है अभी। और लैब मेथड की अगर हम बात करें तो लैब मेथड में जैसे मैंने आपको बताया दो होता है, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। तो कांस्टेंट हेड मेथड किसके लिए होता है? तो सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमें कांस्टेंट हेड मेथड हम यूज़ करते हैं। बात करें अगर फॉर्मूला की, तो कुछ नहीं किया है यार, ये Q इक्वल टू के आई हमने पढ़ा था ना, इसे ही हमने थोड़ा सा चेंज किया। फिर हमने क्या किया, इस ए को जो है यहाँ पे है ना Q इक्वल टू ए अपॉन आई था, हमने क्या किया इस आई को तोड़ दिया किससे? H बाई एल से। तो यहाँ पे H हो गया और ऊपर L आ गया, Q इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच। अब हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस Q को भी तोड़ दिया किस में? वेलोसिटी मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम में। ठीक है, तो Q इक्वल टू वी अपॉन टी, एल वहीं क्या और ए एच। तो एट द एंड आपको क्या मिलता है कि Q इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन था, वी एल अपॉन था। ठीक है, कि के इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन था, वी एल अपॉन टी एच ए। ठीक है, के इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन टी एच ए या फिर वी एल अपॉन था। तो ये बात हो गई कांस्टेंट हेड मेथड की, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया जाता है, Q इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन था। अब हम बात करते हैं फॉलिंग हेड मेथड की। फॉलिंग हेड मेथड एफ से है ना, एफ से फॉलिंग हेड मेथड, वेरिएबल हेड मेथड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वेरिएबल हेड मेथड भी कहते हैं। एफ फॉर फॉलिंग हेड मेथड, एफ फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। तो इसे आपको इस तरह से याद रखना है, फॉलिंग हेड मेथड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है या फिर क्ले के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसकी अगर बात करें इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें जो है के इज इक्वल्स टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए एल बाई टी लॉग एच वन बाई एच टू। ठीक है, के इज इक्वल्स टू ए बाई स्मॉल ए बाई कैपिटल ए एल बाई टी लॉग एच वन बाई एच टू का जो है इससे हमें क्या मिलता है? परमेबिलिटी मिलता है फॉलिंग हेड मेथड से। बेसिकली इसमें जो है अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये जो स्मॉल ए मिल रहा है ना, ये स्मॉल ए कैसा स्मॉल है, ये कैपिटल ए क्या है? तो ये स्मॉल ए क्या होता है, अगर उसके लिए हम देखें तो हम क्या करते हैं ना, ये कुछ इसका अपरेटस कुछ इस तरह से होता है। अगर अपरेटस हम चेक करें तो ये एक इस तरह से कोई पाइप है जहाँ से वाटर आ रही है, फिर यहाँ पे इस तरह से जो है इस तरह से होता है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, अपने सॉइल को फिल किया है। यहाँ पे ये सॉइल कौन सा है? ऑब्वियसली क्ले या फिर किसी तरह का फाइन ग्रेन सॉइल है। और फिर यहाँ से ये जो है वाटर इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक छोटे से छोटा पाइप जो है स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वाटर है, यहाँ से जो आ रहा है वो जो है वाटर आ रहा है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे हम जो है हेड देते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम यहाँ पे वाटर जो है कुछ भर के रखते हैं, और यहाँ से जो है आपका सॉइल आ रहा है। ठीक है, सॉइल है मतलब, तो ये वाटर जो है इस सॉइल से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली मतलब सीपेज करते हुए या फिर आप कह सकते हैं कि परमेबिलिटी के थ्रू जो है धीरे धीरे करते हुए जो है इस तरफ आएगा, है ना, इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आएगा तो हम देखते हैं, अगर हम कहें कि ये जो टर्मिनोलॉजी जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एल है ना, ये जो एल है वो क्या है, वो लेंथ ऑफ ये पाथ है, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, कि वाटर का जो है लेंथ ऑफ पाथ कितना है, कितना जो है वो पाथ को जो है ट्रैवल कर रहा है थ्रू परमेबिलिटी। हाँ, टी क्या है, तो टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है उसे सॉइल के वाटर के थ्रू कि इस सॉइल को पार करने में, तो इसे हम एल बाई टी हो गया। स्मॉल और कैपिटल की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्मॉल है, इसका क्रॉस सेक्शन कैपिटल है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब उसके बाद और अगर मैं आपको बताना चाहूँ H1 H2 क्या है, तो अगर यहाँ पे हम एक कोई डेटम ले लेते हैं, ठीक है, अगर कोई डेटम ले लेते हैं तो पहले हेड कितना था H1, और फिर उसके बाद अगर हमने मतलब एक कंसीडर किया ना, एक पर्टिकुलर कंसीडर के बाद एक पर्टिकुलर टाइम को कंसीडर कर रहे हैं हम, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब कि हमारा जो L/T है वो हमने कितने पे लिया। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है आफ्टर 5 सेकंड चेक किया, ठीक है, मतलब करते नहीं है बट मैं ऐसा आप मान लीजिए 5 सेकंड बाद हमने चेक किया, तो 5 सेकंड बाद हमने चेक किया तो हम स्मॉल ए कैपिटल है तो हमारा कांस्टेंट है, एल हमारा कांस्टेंट है, टी हमारा क्या हो गया 5 हो गया, है ना। और H1 और H2 में हम देखेंगे कि हमारा पहले H1 कितना था, तो पहले हमारा H1 कुछ अबाउट इतना था। अब हम 5 सेकंड बाद देखें तो हमने क्या हुआ, हमारा वाटर कुछ फ्लो हुआ था तो हमको H2 हमारा इतना मिला, तो वही H1/H2 है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब हम बात करते हैं, एक नोट है, इस नोट को आप देख लीजिए कि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज द सर्कल ओवर विच द इफेक्टिव ऑफ पंपिंग इज ऑब्जर्व्ड। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वो एक रेडियस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कहीं या फिर किसी वेल में या फिर किसी तरह से जो है क्या किया, आपने जो है क्या बोलते हैं पंपिंग किया है, ठीक है, आपने जो है पंपिंग किया, तो इस पंपिंग की वजह से जो है, इस पंपिंग वजह से जो है कितना रेडियस, मतलब कितना जो है इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ग्राउंड वाटर टेबल में, कितने रेडियस पे जो है इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू दिस पंपिंग, तो इसे ही हम इस पंपिंग का क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, जो कि मतलब कि इस कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ तक ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसे हम इसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो R इक्वल्स टू क्या होता है 3000, R इक्वल्स टू 3000 डी अंडर रूट में K, ठीक है, वेयर K क्या है तो क्या हमारा परमेबिलिटी है, D क्या है तो D जो है हमारा ड्रॉ डाउन ऑफ वेल है इन मीटर। ड्रॉ डाउन मतलब कि कितना हमने जो है हमें ड्रॉ डाउन मिल रहा है, कितना हमारा वाटर जो है नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसे हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। पानी ऊपर, ऑब्वियसली पानी अपने निकाला तो जो क्या होगा, पानी निकाला है तो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा ना, तो इसे ही हम ड्रॉ डाउन कहते हैं, ठीक है। तो 3000 डी अंडर रूट में के, डी क्या है ड्रॉ डाउन है, के क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इसे सिकार्डट फार्मूला, क्या नाम है, सिकार्डट फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं परमेबिलिटी को कहीं ना कहीं जो है क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, या फिर परमेबिलिटी को किसी न किसी तरह से जो है ये करते हैं, मतलब उसके वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो अगर बात करें उन फैक्टर्स की, ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला पार्टिकल साइज, मतलब अगर आपका पार्टिकल साइज कैसा है, बड़ा है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये D10 क्या है, तो D10 आपका इफेक्टिव साइज है। अब अगर हम बात करें वॉइड रेशियो की, तो जो परमेबिलिटी होता है ना मेरे भाई, जो परमेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के, मतलब वॉइड रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे E³/1 + E मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि एक फॉर्मूला है अभी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कोज़निक-कारमैन इक्वेशन, उसमें ये जो है टर्म्स डायरेक्टली यूज़ कर लिए गए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वही चीज़ दिखाने की कोशिश की है। अगर विस्कोसिटी की अगर बात करें तो जो है हमारा जो परमेबिलिटी है वो क्या होता है, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर वाटर है, वाटर का विस्कोसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फ्लो करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पे अगर पतला है तो फिर तेज तेज फ्लो करेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यूनिट वेट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें कि हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये तो कांस्टेंट है, इस पे सच कोई ये नहीं है, इसे आप मतलब ना रखें तो ही। लेकिन अगर इन केस अगर आप किसी तरह से जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर आप अगर बढ़ा दे रहे हैं वाटर का, तो वहाँ पे आपकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गामा डब्ल्यू के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ की, तो जितना इम्प्योरिटीज़ होंगी, अगर मोर इम्प्योरिटीज़ लेस परमेबिलिटी, बहुत ईजी है ना, जितने ही इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना ही लेस परमेबिलिटी हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक और चीज़ आप जोड़ लीजिएगा, अगर हम बात करें किसकी, एयर की, एंट्रैप्ड एयर की, अगर आपके सॉइल में एंट्रैप्ड एयर है ना, तो क्या करेगा, वो परमेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है, क्या करेगा, परमेबिलिटी को घटाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोज़निक-कारमैन इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोज़निक-कारमैन इक्वेशन क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं ये, हमें याद रखना है क्या, कि K इज इक्वल्स टू 1/c गामा डब्ल्यू बाई म्यू E³/1 + E D10 का स्क्वायर, ठीक है, 1/c गामा डब्ल्यू बाई म्यू E³/1 + E D10 का स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा कोज़निक-कारमैन इक्वेशन है। 1/c क्या है, 1/c जो हमारा शेप फैक्टर है, जिसे हम कोज़निक-कारमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, हमने कोज़निक-कारमैन इक्वेशन को जान लिया, 1/c गामा डब्ल्यू बाई म्यू E³/1 + E D10 का स्क्वायर, ये हो गया बात। अब हम बात करते हैं एलन हेजन फार्मूला का, किसका,
एलन हेजन फार्मूला का। तो ये भी बेसिकली जो है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में ही है कि K इज इक्वल्स टू सी डी टेन का स्क्वायर, K इज इक्वल्स टू सी डी टेन का स्क्वायर। यहाँ पे जो C का वैल्यू है ना, ये हम अगर CGS मेथड में बात करें तो बेसिकली हम इसे जो है CGS में 100 यूनिट ही लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 100 यूनिट लेते हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो आप ज़रा सा अगर इसमें ध्यान देंगे ना मेरे भाई, तो गामा डब्लू और म्यू, ठीक है, अगर वाटर की बात हो रही है, पर्टिकुलरली वाटर की बात हो रही है, तो म्यू कांस्टेंट है, गामा डब्लू भी कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। ई क्यूब अपन 1 प्लस ई जो है कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बात करें तो सॉइल के लिए एक पर्टिकुलर सॉइल है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो इसका भी वैल्यू हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही जो है, इसे हम चाहें तो हम इसे फिर एक मतलब एक अलग तरह का कांस्टेंट बना सकते हैं, बट उतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसे याद रख सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे भी डी टेन स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी टेन स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इतना जो वैल्यू है इन्होंने क्या कर दिया है, सी से कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एलन हेजन फार्मूला के इज इक्वल्स टू सी डी टेन का स्क्वायर, ठीक है, वेयर सी इज टेकन एज 100 व्हेन इन CGS, ठीक है, अगर CGS में सिस्टम में आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसे 100 लेते हैं, ठीक है। डी टेन स्क्वायर आपका इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन है। अच्छा, इसके बाद के हम इससे भी निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू CV MV गामा डब्लू कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वाला फार्मूला, ठीक है, तो इसे कंसोलिडेशन इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अगर आपका सॉइल कैसा है, स्ट्रेटिफाइड है, तो ऑब्वियसली उसमें जो है अलग अलग स्टेटा का जो है क्या कहते हैं अलग अलग परमेबिलिटी होगा, ऑब्वियसली हो सकता है ना। कोई सॉइल जो कोई लेयर जो है वो सैंड एंड सिल्ट से बना हुआ है, कोई लेयर जो है वो क्ले से बना हुआ है, कोई लेयर में ग्रेवल है, ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग लेयर का अलग अलग परमेबिलिटी होगा। तो जो है अगर हम बात करें, अगर अलग अलग लेयर की अलग अलग परमेबिलिटी है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पूरे सॉइल का जो है एवरेज परमेबिलिटी कितना है ना, बताना पड़ेगा ना कि भाई एवरेज परमेबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं कैसे है। तो ये दो तरह से कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली और एक हो सकता है वर्टिकली। मतलब कि या तो आपका सॉइल कैसा वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड हो, है ना, या फिर कैसा हो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटिफाइड हो, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटिफाइड हो, इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, ठीक है, अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटिफाइड की, तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है, K1 H1 प्लस K2 H2 ऐसे करके अपॉन H1 प्लस H2 यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है क्या कि KH इज इक्वल टू समेशन KH अपॉन समेशन H। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने KH को निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें KV की, यानी कि वर्टिकल क्या कहते हैं वर्टिकल परमेबिलिटी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 डॉट डॉट अपॉन H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, इस तरह से, यानी कि सबमिशन ऑफ H करेंगे, फिर सबमिशन ऑफ H बाई K करेंगे। और इसे आप ध्यान से अगर थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो क्या होगा ना, सबमिशन ऑफ H अपॉन सबमिशन ऑफ H इंटू सबमिशन ऑफ K हो जाएगा, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो, है ना, हो जाएगा ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं जो है फॉर्म तो हमको यही वाला मिल रहा है, इसे अगर हम देखें तो यही वाला फॉर्मेट हमें मिल जा रहा है, बट थोड़ा सा इसे चेंज करके हमें दिखाया गया है, तो ठीक है, लेकिन यूज़ आप इसे ही करेंगे, किसी तरह से इसे यूज़ नहीं करने जाएंगे, इसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये कर रहा था कि आप याद करने में आपको आसानी होगी, है ना। तो के वी इक्वल टू समेशन H अपॉन समेशन H बाई K, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका KH होता है ना, वो हमेशा ज़्यादा होता है किसके, KV से, तो KH इज ऑलवेज ग्रेटर देन KV, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अलग अलग सॉइल के लिए जो है अलग अलग परमेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग परमेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अगर आपका सॉइल कैसा है, ग्रेवल टाइप का है, तो आपको क्या मिलेगा, परमेबिलिटी की जो वैल्यू है, अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड में बात कर रहे हैं, तो 1 to 100 के बीच में मिलेगा, ठीक है, 100 से लेके 1 के बीच में जो है ग्रेवल की परमेबिलिटी मिलती है। कोर्स सैंड की अगर बात करें तो 1 से लेकर 10 टू पावर माइनस मतलब 1 से लेकर 10 टू पावर माइनस 2 तक हमको जो है इसकी वैल्यू मिलती है कोर्स सैंड की। फाइन सैंड की अगर बात करें तो 10 टू पावर माइनस 2 से लेकर 10 टू पावर माइनस 3 तक। सिल्टी क्ले की बात करें तो 10 टू पावर माइनस 3 से लेकर 10 टू पावर माइनस 5 तक जो है हमें सिल्टी क्ले की वैल्यू मिलती है। क्ले की बात करें तो हमेशा याद रखना 10 टू पावर माइनस 6 से छोटी ही मिलती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बोलता है कि बताओ 10 टू पावर माइनस 3 है हमारा परमेबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो बताओ कैसा सॉइल है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा सॉइल कैसा है, फाइन सिल्टी क्ले है, ठीक है, कैसा है, सिल्टी क्ले है, या फिर मतलब आप बता पाएंगे कि आराम से कि वैल्यू जो वहाँ पे दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली कि सिल्टी क्ले है, या फिर जो है फाइन सैंड का सबसे लास्ट पोर्शन बन रहा है तो सिल्टी क्ले में आएगा ऑब्वियसली,
सिल्टी क्ले ही बताएंगे उसे हम। तो सिल्टी क्ले बेसिकली इससे क्ले से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बोलता है कि परमेबिलिटी 10⁻⁶ है, तो बताइए कि हमारा सॉइल कैसा है, आप बता पाएंगे कि क्ले है। कह देगा कि बताओ हमारा जो है परमेबिलिटी कितना मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, तो बताओ कैसा सॉइल है, तो कैसा है, ग्रेवल है, क्योंकि 100 से 1 के बीच में मिल रहा है, इस तरह से करके। तो ये आपको वैल्यू याद करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा याद कराने की अगर आपको कोशिश करूँ तो इसे जो है आप बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कि ग्रेवल तो चलो ठीक है, सबको याद हो जाएगा, ग्रेवल 1 से लेके 100 तक, ठीक है। कोर्स सैंड की अगर बात करें तो अब 1 से, जैसे यहाँ पे देखिए 10⁻² का जो है डिफरेंस मिल रहा है हमें, है ना, 10⁻² हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस इतना ही हो रहा है ना। तो फिर से यहाँ पे भी देखें तो 10⁻² का ही डिफरेंस हो रहा है 1 से लेकर 0.01 तक, है ना। इसे हमने 100 से डिवाइड कर, मतलब आप कह सकते हैं कि 10⁻² का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो 100 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 0.01 तक। अब यहाँ पे देखें 0.01 से, तो यहाँ पे हमें 0.01 से लेकर कितना मिल रहा है, 0.001 तक। मतलब कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ 10 का ही 10⁻⁻1 ही मिल रहा है, ठीक है। तो 10⁻², 10⁻², 10⁻1, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से हमें क्या मिल रहा है, 10⁻², ठीक है। मतलब कि 0.001 से लेकर 0.401 तक, है ना। तो 10⁻³ टू 10⁻5 मिल जा रहा है। तो 10⁻² का ही फिर से डिफरेंस हमें देखने को मिला, और उसके बाद 10⁻6 हमें मतलब देखने को मिल रहा है। मतलब 10⁻6 से जितने भी छोटे होंगे वो क्या होंगे, क्ले में आएंगे। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये मतलब फॉर्मेट से थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है, मतलब मुझे ऐसे याद हो जाता है। आई होप कि आपको भी याद हो जाएगा। हाँ, तो आप आराम से बता पाएंगे कि क्या होता है। पहले 10⁻² था, फिर 10⁻² था, फिर 10⁻1 हुआ, फिर 10⁻2 हुआ, और फिर जो है 10⁻6 का हमको वैल्यू लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ऐसे जल्दी से बता पाएंगे कि 1 से लेकर 100, मतलब 100 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 0.01 तक, फिर 0.01 से लेकर कहाँ तक, 0.001 तक, और फिर यहाँ पे बता पाएंगे 0.001 से लेकर 0.401, मतलब 0.401 तक, ठीक है। और फिर जो है आपको क्या मिल जाएगा, 0.10⁻6, मतलब 10⁻6 मिल जाएगा। तो आसानी से बता सकते हैं। ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्टी क्ले, क्ले, बस इसको याद रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ग्रेवल सबसे बड़ा है, फिर कोर्स सैंड आएगा, फिर फाइन सैंड आएगा, फिर क्ले सिल्ट आएगा, फिर क्ले आएगा। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीपेज थ्रू सॉइल का, ठीक है। सीपेज थ्रू सॉइल है, फिर इसे बहुत लोग फ्लोनेट के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पे जो है हम दोनों चीज़ के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ने वाला है। क्या चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सीपेज की अगर बात करें तो जो सीपेज है वो कैसा है, अगर 2 डायमेंशनल है, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल फ्लो। तो ये एक लाप्लास इक्वेशन है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लाप्लास इक्वेशन का एट द एंड जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। तभी वो इक्वेशन या फिर तभी वो फ्लो है, क्या है, तभी वो फ्लो जो है आपका क्या कहते हैं, मतलब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तभी वो फ्लो जो है आपका एग्जिस्ट करेगी, तभी वो जो है चीज़ें वो जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेंगी। ये चीज़ मैंने आपको अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बता रखा था, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल फ्लो, मतलब del स्क्वायर 5/del x का स्क्वायर प्लस del स्क्वायर 5/del y का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताया भी है आपको ऑलरेडी इसमें क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो इसको भी आपको याद रखना है। वैसे लाप्लास इक्वेशन में ऐसा कोई ये नहीं है, पूछता है कि लाप्लास इक्वेशन ये मतलब पहचान लो, तो लाप्लास इक्वेशन आप पहचान सकते हैं आराम से, ये देख के कि हाँ जो है एट द एंड जो है आपको क्या मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड सेक्शन, ये तो एक नोट है, आप कह सकते हैं कि क्या नोट है। अगर आपको के एक्स दे रखा है और के वाई दे रखा है और बोले कि बताओ कि हमें के डैश हमें कितना मिलेगा, मतलब कि रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि रिजल्टेंट परमेबिलिटी जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, अंडर रूट में के एक्स इंटू के वाई। तो ठीक है, ये कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए फ्लोनेट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊँ आपको कि हम लोग, ये लास्ट टॉपिक ही है, फ्लोनेट कैसे बनाते हैं। तो फ्लोनेट जो है, अगर ये कोई एक डैम है, ठीक है, डैम है, यहाँ पे अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो है फ्लो होगा, सी पेज में भी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डिफरेंस ऑफ हेड देखने को मिल रहा है। तो जब डिफरेंस ऑफ हेड देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फ्लोनेट जो है, फ्लो लाइन, ये जो फ्लोनेट है ना वो फ्लो लाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। फ्लोनेट जो है आपका एक नाम से जान रहे हैं कि फ्लो नेट, मतलब कि जो फ्लो लाइन्स का जो नेट है ना, मतलब कि फ्लो लाइन से एक जो जाल बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो नेट कहते हैं। फ्लो और फ्लो लाइन्स क्या होती हैं, तो ये एक ऐसी लाइन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। फ्लो लाइन्स इज अ लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस तरह से जो है बहती हैं, और ये बहती हुए ऐसे से जाएंगी। और ये क्या है, ये जो है ये तो हमारी हो गई फ्लो लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये क्या करती है ना, ये जो है टोटल जो आपका हेड लॉस है ना, इक्वल हेड लॉस को रिप्रेजेंट करती है, मैं सच बताऊं तो, ठीक है।
डेल्टा एच मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल करने पे जो हमें देखने को मिलेगा, जो हमें हेड लॉस देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे हेड लॉस सेम है, इसके बीच में, इस डिस्टेंस के बीच में, फिर इस डिस्टेंस के बीच में जो है हेड लॉस वो कितना है, सेम है। तो क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वल हेड लॉस। अगर हम बात करें यहाँ पे हमें डिस्चार्ज कितना मिलता है, ठीक है, अगर हम इस मेथड से मतलब फ्लोनेट की हेल्प से क्या करें, सीपेज डिस्चार्ज को बताएं, तो क्या होता है, Q इक्वल्स टू के एच एन एफ बाई एन डी। ठीक है, एन एफ बाई एन डी। इससे अब यहाँ पे मैं और थोड़ा सा इससे मैं आपको समझा रहा हूँ इस डायग्राम को। तो ये जो है फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, इसे हम साई कहते हैं। ठीक है, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साई 1 हो गया, ये साई 2 हो गया, और जो इक्विपोटेंशियल लाइन है उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई 1, फाई 2, फाई 3। ठीक है, इसके बीच में देखिए ये क्या बन रहा है, ये अगर हम बात करें हम इस टोटल की, मतलब कि ये दो फ्लो लाइन के बीच में जो हमें चैनल देखने को मिल रहा है, इसे हम फ्लो चैनल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन की, ये जो एक स्क्वायर या फिर क्रॉस सेक्शन मिल रहा है स्क्वायर, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है, इसे हम लोग कुछ एक, इसका नाम आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको नाम बता दूंगा आगे चल के कभी याद आता है तो। मतलब ये एक हम जो है बेसिकली हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है, ये एक जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ना, इन जो सेक्शंस का जो डिस्चार्ज होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है। मैं ये बताना चाहता था, यहाँ का क्यों हमेशा इक्वल होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको जाननी है क्या, कि एक चीज़ क्या बताना था, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ फ्लो चैनल की, अगर ये फ्लो चैनल है ना, तो कोई बोलेगा कि अगर नंबर, ये तो हो गया फ्लो लाइन, ये एक फ्लो लाइन हो गया, ये दूसरा फ्लो लाइन हो गया, और कोई बोले कि फ्लो चैनल कितना बन रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जितना आपका नंबर ऑफ फ्लो लाइन होगा, उसमें आप क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल मिल जाएगा। उसी तरह से हम बात करें तो यहाँ जो है, अगर हम कोई बोलेगा कि बताओ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना देखने को मिल रहा है ना, कोई पूछेगा अगर कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना देखने को मिल रहा है, मतलब कि इक्विपोटेंशियली कितना ड्रॉप मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी इक्विपोटेंशियल लाइन है उन्हें काउंट करके उनमें से -1 कर देंगे, तो आपको जो है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल इज इक्वल्स टू एन एफ इज इक्वल्स टू, मतलब जिसे हम एन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एन साई -1, और वहीं अगर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कोई पूछेगा तो एन डी इज इक्वल्स टू एन फाई -1। ठीक है, तो इनको भी आपको पता रहना चाहिए। और ये इन दोनों का अगर हम बात करें, इन दोनों के इसके क्या बोलते हैं, रेशियो की, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो शेप फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, शेप फैक्टर कहलाता है, एन एफ अपॉन एन डी इक्वल टू शेप फैक्टर। और अगर हम बात करें क्या इसके, मतलब कि इस मेथड के थ्रू हमें डिस्चार्ज कितना मिलता है, तो डिस्चार्ज इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी। यहाँ पे एच क्या है, तो एच हमारा ये डिफरेंस है हेड का, एच के क्या है, कि हमारा परमेबिलिटी है, एन एफ अपॉन एन डी मैंने बता दिया आपको क्या है, शेप फैक्टर है। तो इस तरह से हम इससे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली मैराथन क्लास है, बहुत जल्दी चीज़ें हमें कवर करनी है, तो इन डेप्थ और यहाँ वहाँ हम लोग ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें चल रही हैं। तो किसी भी तरह का अगर डाउट हो आपको, किसी भी तरह का क्वेरी हो, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। क्वेरी हो तो कमेंट करिए, पूछिए, मैं उसे जो है आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, लिमिटेशन ऑफ फ्लो नेट। ठीक है, अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ फ्लो नेट की, तो फ्लो नेट से कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या, तो फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री वेयर विस्कोसिटी इफेक्ट्स आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, जो हमारे फ्लो नेट है उसे जो हम लोग बाउंड्री पे, जो हमारी ये बाउंड्री है ना, ऑब्वियसली ये बाउंड्रीज है, तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्लो नेट्स को नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है आपकी विस्कोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो जो है प्रीडोमिनेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बाउंड्री के पास है, तो वहाँ पे विस्कोसिटी के इफेक्ट्स जो है वर्क करेंगे, जिसकी वजह से आपका फ्लो नेट क्या होगा, अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। उसके बाद क्या है, फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन इन फ्लो गवर्नड बाय ग्रेविटी एज बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट नोन इन ओपन चैनल फ्लो और ग्रेविटी फ्लो। जहाँ पे आपका ग्रेविटी फ्लो हो रहा है, जैसे ओपन चैनल फ्लो, वहाँ पे भी आप फ्लो नेट नहीं बना सकते। द मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द फ्लो पैटर्न past a solid boundary on the downstream side due to separation of flow and eddies। अच्छा, मतलब कि इस मेथड के थ्रू जो है हम लोग फ्लो पैटर्न को भी जो है क्या बोलते हैं, स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, स्टडी नहीं कर सकते कब, जब जो है आपका डाउनस्ट्रीम साइड जो है वो क्या हो, वो वहाँ पे जो है, जो आपका डाउनस्ट्रीम साइड है वहाँ पे जो है फ्लो का सेपरेशन हो गया हो, या फिर वहाँ पे एडीज बन रही हो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फ्लो हो रहा हो या फिर एडीज बन रही हो, इन द सेंस ऑफ कि सॉरी, इन द सेंस ऑफ क्या होगा, टर्बुलेंसी आ रही है। अगर आपके फ्लो में कहीं ना कहीं टर्बुलेंसी आ रही है, तो आप जो है इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है प्योरली किसके लिए, लेमिनार फ्लो के लिए है। अब एक चीज़ होता है फ्रीएटिक लाइन, है ना, एक चीज़ होता है फ्रीएटिक लाइन। तो फ्रीएटिक लाइन क्या होता है, ये सबसे टॉप फ्लो लाइन होता है। ऑब्वियसली ये जो डैम मैंने आपको बना के रखा था ना, एक डैम है, ठीक है, डैम में यहाँ पे वाटर है,
कुछ ज़्यादा ऊपर बन गया, चलो डैम वाटर है, ये वाटर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका जो वाटर है वो क्या हुआ, कुछ अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन और जो फ्लो लाइन होता है ना, वो एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलरली कट करता है। कैसे कट करता है, परपेंडिकुलरली कट करता है। पैराबोलिक लाइन्स होती हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो फ्रीएटिक लाइन है, ये जो लाइन बता रहा हूँ मैं, ये भी पैराबोलिक लाइन होती है। एक फ्रीएटिक लाइन जो होता है ये भी एक पैराबोलिक लाइन होता है, जो सबसे ऊपर पाया जाता है। इसके ऊपर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसके नीचे आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसे ही फ्रीएटिक लाइन कहते हैं। टॉप फ्लो लाइन होता है which follows the path of base formula, जो कि बेस पैराबोला का, जो कि बेस पैराबोला का क्या करता है, पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। टॉप फ्लो लाइन होता है जो कि हमारा बेस फॉर्मूला का बेस पैराबोला का पाथ फॉलो करता है। ये एक स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रीम लाइन। और प्रेशर अबाउट दिस लाइन कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और प्रेशर बिलो दिस लाइन कैसा होता है, हाइड्रोस्टेटिक फ्लो होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग की अगर बात करें तो सिमिलर टू क्विक सैंड कंडीशन होता है, ठीक है। पाइपिंग की अगर बात करें तो सिमिलर टू क्विक सैंड कंडीशन होता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, पाइपिंग या फिर क्विक सैंड कंडीशन में बेसिकली सैंड में ही अकर होती हैं, कोहेजन में कोहेसिव सॉइल्स में अकर नहीं होती, जैसे कि क्ले। तो पाइपिंग जो है आपका सेम एज क्विक सैंड कंडीशन होता है क्विक सैंड कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है आपका अपलिफ्ट फोर्स जो है ड्यू टू सीपेज वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम मतलब ग्रेटर हो जाता है सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल से, ठीक है। तो इसको भी आपको जानते रहना है। वहाँ पे भी जो है क्विक सैंड कंडीशन में भी सेम चीज़ हो रहा था, जो आपका अपलिफ्ट फोर्स है ड्यू टू सीपेज वो क्या हो जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल से, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, हमारी पाइपिंग या फिर क्विक सैंड कंडीशन हो रही थी। दोनों अलग अलग होती हैं बट जो है चीज़ें जो है लगभग सेम होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपका पाइपिंग होता है ना, वो ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, वो ड्यू टू आपके सीपेज की वजह से हो रहा है। बट अगर कोई बोले कि क्विक सैंड कंडीशन किस वजह से हो रहा है, तो क्विक सैंड कंडीशन का जो बेसिकली अकरेंस होता है वो होता है वाइब्रेशन की वजह से। किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। तो क्विक सैंड कंडीशन बेसिकली अकर्स ड्यू टू वाइब्रेशन। तो इसको अभी आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जो है इसमें अंतर होता है। इट लीड्स टू फेलियर कॉल्ड पाइपिंग फेलियर। और इसकी वजह से जो हमें पाइपिंग फेलियर देखने को मिलता है। इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, लाइक इंक्रीजिंग द क्रीप लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेस ड्यू टू वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, डाइवर्टिंग द सीपेज वाटर इनटू द फिल्टर वेल, ठीक है। तो इन मेथड से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो है पाइपिंग से अपने स्ट्रक्चर को बचा पाते हैं। तो सीपेज फोर्स क्या होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू टू सीपेज, ठीक है, क्योंकि आपका वाटर जो है सीप कर रहा है आपके सॉइल से। तो ये जो क्या करता है, ये एक सॉइल पार्टिकल्स पे या फिर सॉइल पे जो है एक तरह का फोर्स लगाता है, जिसे हम सीपेज फोर्स कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, तो क्योंकि वाटर फोर्स लगा रहा है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू कितना उसमें हेड है, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये आपको बता रहा है कि कितना हमारा फोर्स लग रहा है, मतलब कितना हमारा स्ट्रेस या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेशर लग रहा है। इसे हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया फोर्स, है ना, हमें मिल गया फोर्स। एक मिनट दिख नहीं रहा है, हमें मिल गया फोर्स। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है अगर हम चाहें तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस ए को, ठीक है, क्योंकि ये ए है ना, तो इस ए को अगर हम लोग मतलब ए है, ठीक है, हमने ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ऊपर एल से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा डब्लू, ठीक है, एच बाई एल हमारा क्या हो जाएगा आई, और ए बाई एल क्या, ए इंटू एल क्या हो जाएगा वी, वॉल्यूम। तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा डब्लू आई वी। तो इसे आपको याद रखना है, इसमें ऐसा कोई ये नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी सब तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। उसी तरह से सीपेज प्रेशर की अगर बात करें तो गामा डब्लू आई जेड हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसे ही बस एक फॉर्म में चेंज कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका सीपेज फोर्स है फिर सीपेज प्रेशर होता है ना, उसे हम किस तरह से लेते हैं, तो उसे जो है हम लोग निगेटिवली लेते हैं, ठीक है। ये जो है निगेटिव होता है जब आपका कैसा फ्लो हो, जब आपका जो है अपवर्ड मूवमेंट हो ऑफ पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। यानी कि ये जो है अगर आपका पोर वाटर प्रेशर का जो पोर वाटर है, ठीक है, जो आपका पोर वाटर है वो अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो क्या करेगा, उसे हम निगेटिव लेते हैं। इससे क्या होती है, इससे जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो डिक्रीज होती है। और वहीं पे अगर ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इससे जो है हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, जिससे हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद करना है, मतलब पता रहना चाहिए आपके लिए। तो निगेटिव कब, जब अपवर्ड फ्लो हो, पॉजिटिव कब, जब ये
डाउनवर्ड फ्लो हो। निगेटिव क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो है सिग्मा इफेक्ट ये है, सिग्मा बार है जो मतलब कि इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो इससे हमारा जो है सिग्मा बार जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हमें जो है इसे हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी चीज़ें यहाँ तक समझ में आएंगी। किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती है हमसे जुड़कर। और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सकता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो ये था आज की वीडियो में, और इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो बेसिकली है शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे, फाउंडेशन पढ़ लेंगे, सॉइल एक्सप्लोरेशन या फिर सॉइल में स्टेबलाइजेशन से जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ के क्लियर कर लेंगे। तो बेसिकली जो थर्ड पार्ट होगा ना वो आपका फाइनल होगा सॉइल मैकेनिक्स के लिए, और हमारा सॉइल मैकेनिक्स वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि हाँ सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हर चीज़ समझ में आ रही होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। आप जो है अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग जो है देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो है कहीं ना कहीं मतलब अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ ठीक है किया जाए। तो ये था इस वीडियो में, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।